गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ कैलकुलेटर्स का यूज़ देखा था, जिसका हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। इसमें लास्ट में एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फोर्थ एग्जांपल, अगर फोर्थ एग्जांपल पे आ जाए तो देखिए, मान लो कि आपको इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करनी है। 1 प्लस 0.08, इसका पावर है 1। अगेन प्लस 1 प्लस 0.08 का पावर 2, प्लस 1 प्लस 0.08 का पावर 3 एंड 1 प्लस 0.08 का पावर 4। ये आपको कैलकुलेट करना है। सही है? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्वल टू करके m प्लस कर लेंगे। क्या GT को भी यूज़ किया जा सकता है? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना अगर हम लोग GT यूज़ करें, तो इससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम सेव होगी। अब सोचिए, GT अगर यूज़ करना है, ध्यान से देखिए, अगर हम डिवाइडेड इक्वल टू प्रेस कर रहे थे तो क्या हो रहा था? रेसिप्रोकल। रीज़न सुनिएगा क्यों? क्योंकि इसको ऑटो सेव करने की आदत है। हमने जब डिवाइडेड के बाद कुछ भी प्रेस नहीं किया, जब डिवाइडेड के बाद कुछ नहीं प्रेस करते, मतलब कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो वो ये समझ जाता है कि जिस चीज़ों से आपने डिवाइड किया है उसी से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि आपको डिवाइडेड के बाद के जो वैल्यू था वो सेव करता था। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था बताइएगा? x मल्टीप्लाई बाई समथिंग करते थे तो क्या ऑटोमेटिकली यही सेव करता था? जब हम इसको इक्वल टू करते हैं ना, तो इसी चीज़ों से दोबारा वो मल्टीप्लाई कर देता है। यानी कि हम मल्टीप्लाई इक्वल टू जब करते हैं तो स्क्वायर होता है, डिवाइडेड इक्वल टू जब प्रेस करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है। स्क्वायर होने का रीज़न ये है कि इसमें जो हम लोगों का x मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू करते हैं, तो ये क्योंकि पहले के वैल्यू को ऑटो सेव करता था मल्टीप्लिकेशन से पहले, तो ये तो ऑलरेडी सेव है, तो उसी वैल्यू से उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देते तो स्क्वायर आ जाता है। कुछ लोगों की आदत होते हैं, जब भी अगर मान लीजिए x का पावर हमें 4 कैलकुलेट करना है, तो कहते हैं हम मल्टीप्लाई के बाद 3 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करेंगे। ऐसे काउंटिंग करोगे तो आगे आपको मिस्टेक्स होंगे। आपको क्या करना है, x मल्टीप्लाई इक्वल टू अगर हम लोग कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई और इक्वल टू करेंगे, तो आपको ये सोचना है कि ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। आपको बोलना है ये क्या वैल्यू आया है? हमारा स्क्वायर। तो काउंटिंग ही कहाँ से शुरू होगी? हमारी 2 से। तो कभी काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एक कैलकुलेशन मिस्टेक का कॉस्ट है 6 मंथ। क्योंकि एक कैलकुलेशन मिस्टेक उस क्वेश्चन के मार्क्स को करेगा 0, और उनसे पूछना 1 मार्क्स का कॉस्ट, या जो भी है जिसका 199 आ जाता है या 149 आते हैं। मान लीजिए आपका 3 पेपर्स होंगे एक ग्रुप में, तो जिसका 149 आएगा ना, उनसे पूछना 1 मार्क्स का वैल्यू क्या होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो आप इस तरीके से अपने प्रोसेस को फॉलो करो कि उसमें कोई डाउट ही ना हो। तो आप ऐसे काउंट मत करो कि मुझे पावर 4 करना है तो 3 बार इक्वल टू करेंगे, बात एक ही है। लेकिन जो पढ़ने की स्टाइल है, जो आपको कैलकुलेशन करने की जो स्टाइल है, उसमें क्या करो, मल्टीप्लाई के बाद जब इक्वल टू प्रेस करते हैं तो उसको क्या काउंट किया करो आप? स्क्वायर, क्यूब, पावर 4। तो ऑटोमेटिक पावर 4 पे पहुंच गए 3 बार इक्वल टू करके। क्योंकि जब आप डिवाइडेड इक्वल टू करते हो ना, जब आप डिवाइडेड इक्वल टू करते हो तो उस टाइम में 1 टाइम में रेसिप्रोकल होता है। फिर जब दोबारा इक्वल टू करते हो तो सेकेंड टाइम उसी चीज से और डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड इक्वल टू के साथ एक बार इक्वल टू करते तो 1 टाइम डिवाइड होता है, दूसरे बार इक्वल टू करते तो 2 टाइम्स डिवाइड होता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई इक्वल टू के साथ एक बार इक्वल टू करते हैं ना, तो वो चलते हमारा स्क्वायर में। तो इसीलिए आप इसी तरीके से काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग करने में मिस्टेक आपको नहीं होगा। ठीक है? तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर मैं कैलकुलेटर पे ये करूं, देखो ध्यान से, हम GT को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ये वैल्यू है जिसको GT पे लाने हैं हमें,
हाँ जी, एक इस वैल्यू को भी जीटी पे ला सकते हैं। इस जीटी पे ला सकते का मतलब क्या हुआ? ऐसे शांत से दिख रहे हो आप लोग। जीटी पे ला सकते का मतलब क्या हुआ? ग्रैंड टोटल के अंदर वो काउंट होता जाएगा। सारे के सारे रिजल्ट जो इक्वल्स टू बटन के बाद आते हैं वो सारे हमारा किस में काउंट होता रहता है? जीटी के अंदर। तो अगर हमने यहाँ पे सी और ये हो गया डी, तो हमें क्या सोचना है कि ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करके इक्वल्स टू के बाद लाना है। तो हम क्या करेंगे बताओ? कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर एक काम करते हैं हम लोग 1.08 और इक्वल टू कर देते हैं। नहीं समझे बात? अरे इसका मतलब क्या है? 1.08, तो 1.08 और इक्वल टू ऐसे हमने किया, 1.08 प्रेस किया और इक्वल टू कर दिए। क्या इसको काउंट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा इसको काउंट। जीटी उस वैल्यू को काउंट करते हैं जो कैलकुलेट करके लाया जाता है। क्या आपने कुछ कैलकुलेशन करके लाए हो? जीटी के अंदर ये 1.08 काउंट नहीं होगा, क्योंकि जीटी क्या करते हैं? सारे रिजल्ट को सम करते हैं। तो हमने 1.08 को इक्वल टू कर दिया, वो कहते हैं हमें थोड़ा ना कुछ कैलकुलेशन करके दिए हैं, तो इसको जीटी में कैसे काउंट कराओगे आप? इतने शांत लग रहे हैं आप लोग, कैसे काउंट कराएंगे हम जीटी के अंदर? 1 + 0.08 इक्वल टू कर देते तो काउंट नहीं हो जाएगा क्या? तो फिर यही तो कह रही कि ये काम कैसे करता है। अगर ये आपको पता है तो आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो ना। तो वही तो हम कह रहे हैं कि हमें अगर इसको काउंट करवाना है तो हम क्या करेंगे बताइए? अच्छा, 1 प्लस क्या करना है बताइए? आवाज नहीं आती तो मुझे मजा नहीं आता है पढ़ाने में, याद रखिएगा। 1 + 0.08 इक्वल्स टू कर दो तो चल जाएगा काम। हाँ जी, तो अब आप मुझे बताइए, ये जो भी कुछ वैल्यू आया वो आप काउंट कर रहा है जीटी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई इक्वल टू। मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या करता है? स्क्वायर करता है। क्यों करता है स्क्वायर? क्योंकि उसके जो पहले के वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली सेव हो रखा है, तो सेव हो रखा है उससे उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर हो गए। ये कौन सी वैल्यू आ गया बताइए? ये इक्वल्स टू पे आपका जो वैल्यू आ रखा है ना, वो है आपका ए वाले, सही है। इस पे जो वैल्यू आ रखा है वो कौन सी वाले हैं? बी वाले। ध्यान से देखो आप, सही है। अब देखिए इसके बाद अगेन इक्वल टू करो तो क्या क्यूब आ गया? ये जो डेटा दिया, ये जो आपका वैल्यू आया है ये स्क्वायर वाले वैल्यू है। अब उसके बाद जो इक्वल टू करते हो क्यूब से कौन सी वाले वैल्यू होते हैं? क्यूब वाले। फिर उसके बाद इक्वल टू करो तो क्या आएगा? पावर 4 वाले। तो आप मुझे बताइए, जो हमने सेकेंड टाइम जो इक्वल्स टू किया था मल्टीप्लाई के बाद, वो कौन सी वैल्यू देता है हमें? सी वाले वैल्यू, क्यूब वाले वैल्यू। ये इक्वल टू पे कौन सी वैल्यू आ रखा है? डी वाले, पावर 4 वाले। क्या आप मैं जीटी प्रेस कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्या आएगा बताइए जीटी प्रेस करने के बाद? अब अगर मैं जीटी प्रेस कर दूं तो आपके किसका सम आ जाएगा? ये ए बी सी डी का आ गया, लेकिन उसमें 1 भी ऐड करना था। 1 क्या करूं बताइए, कैसे ऐड करूं 1? अब +1 कर देते हैं, बिल्कुल सही। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? +1 और देन कर दीजिए इक्वल्स टू, आपका आ गया रिजल्ट। ये रिजल्ट जो आपका 5.866, 3 डिजिट से काम चल जाता है, कोई इशू नहीं है। होप यहां तक आप लोगों का क्लियर हो जाता है। हाँ जी, 21 पॉइंट आ रहा है रिजल्ट। इतना बड़ा नहीं आएगा, चेक करिए फिर से, एक बार चेक करिए, फिर से कैलकुलेशन करिए, इतना बड़ा वैल्यू नहीं आएगा वो। हाँ जी, और समझाऊं? कहाँ से शुरू करूं? अभी आए हैं तो लेट क्यों आए बताओ? एक तो मैं 5 मिनट लेट था, ऊपर से आप 5 मिनट लेट हो गई तो फिर हो जाएगा। चलिए वापस आइए, देखिए क्या किया हमने। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइम वैल्यू के अंदर एन्युटी के क्वेश्चंस में, तो वहाँ क्या होता है कि एक फ्यूचर वैल्यू का एन्युटी बनता है, एक प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी बनता है, ठीक है। कुछ बनते हम देखेंगे आगे, तो वहाँ पे ये कैलकुलेशंस आपको बार बार आएगा।
वैसे इसका टेबल भी दिया जाता है, ध्यान से सुनेंगे मैं कुछ कह रहा हूँ, इसका टेबल्स भी दिया जाता है, तो आप ये वैल्यू टेबल से भी ढूंढ सकते हो, लेकिन बहुत बार एग्जाम में टेबल नहीं दिया जाता है, तो ये कैलकुलेशन हमें खुद करना होगा। तो अगर इस तरीके का कैलकुलेशन करना हो हमें, तो हम कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेशन करें, है ना। तो इसके लिए हमने क्या बोला है, देखो हम हमेशा ध्यान क्या रखेंगे कि जीटी को हमें यूज करना है, मैक्सिमम जीटी को यूज करिएगा। जीटी क्या करता है, जितने भी रिजल्ट्स आ रखे हैं उन सबको सम करते हैं। तो हमें पता था कि इन सारे वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने क्या किया, 1 + 0.08, 1 + 0.08 कर देंगे और इक्वल्स टू करेंगे, तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू आ गया जो हमने ये वाले ऐड करना था। जैसे इक्वल टू करें, ये वैल्यू हमारे जीटी के अंदर काउंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे स्क्वायर होगा, और देखो ये स्क्वायर वाले वैल्यू है, ये स्क्वायर वैल्यू मल्टीप्लाई इक्वल टू से आ गया। फिर इक्वल टू करते क्यूब आ जाता है, फिर इक्वल टू करे क्यूब आ गया, क्यूब वाले देखो ये वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू इक्वल टू के पास है। फिर हमने इक्वल टू किया, पावर 4 आ गए। तो अब हम इन चारों को, ये देखो 1 2 3 4, इन चारों वैल्यू को कौन ऐड करेगा, जीटी। तो जीटी हमने प्रेस कर दिया, ये सारे सम होके आ चुका है, बट हमें उसमें 1 और ऐड करना था, तो +1 कर दिए, तो वैल्यू आ गया हमारा 5.866। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। खास करके ये हमारे यहाँ तो एफएम में यूज नहीं होगा, लेकिन आप लोग कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज करोगे, होलसेल क्वांटिटी में, और हो सकता है आपके वैभव सर भी बताए होंगे ये सारा चीज़, फिर भी हम अपने तरीके से एक बार आपको क्लियर कर देते हैं ना। ये रहा एग्जाम्पल, कॉस्टिंग तो वैभव सर ही पढ़ा रहे हैं ना जी, कॉस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अच्छा तबीयत खराब है, वो तो आई थिंक वो तो 19th को ही शुरू होने वाली थी, अच्छा 19th को भी नहीं हुई, ओहो ओके। तो अब देखिए इसमें अभी वैसे भी सीजन वायरल वाले बहुत ज़्यादा फीवर की केसेस है, बहुत ज़्यादा, जहाँ भी जाओ सबको फीवर कोल्ड हो रखा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। और वैसे भी याद होगा तो 2020 में ऐसे ही धीरे धीरे मार्च तक जाते जाते सिचुएशन जो है वो बुरा हुआ था, ग्लोबली बुरा होने के बाद। तो अभी जनवरी फरवरी मार्च, ऐसा ना हो जाए कि 1.5-2 महीने के बाद, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि 2020 में भी तो यही हुआ था। चाइना में कब से शुरू हुई थी, दिसंबर से, धीरे धीरे उन लोगों का जब ख़त्म हुआ तब कहाँ पहुँचे, इंडिया। तो इस आप लोग भी केयर किया करो। चलो वापस आते हैं हम लोग, अब आते हैं एक एग्जाम्पल देखिए, आपको कुछ मान लीजिए बांटना है किसी एक वैल्यू को, तो बांटते हैं हम लोग। देखिए अपोसन ₹8,000 इन 5:6:2 रेशियो। अब ये तो छोटी मोटी चीज समझ आता होगा, ये रेशियो में बांटना है। अब ये तो रेशियो में बांटने आते होंगे ना आप लोगों को। इस 8,000 को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं हमें, 6 और 2 8 और 5 कितना हो गया 13 पार्ट में डिवाइड करने इस 8,000 को। यही हुआ ना इसका मतलब। रेशियो में कभी बांटे किसी चीजों को या नहीं बांटे हो ना। मान लीजिए आपके पास समथिंग अमाउंट, इसको 50-50 रेशियो में बांट लो। मान लीजिए आप लोग पार्टी किए, 2 जने थे, 2 लोगों ने मिलकर पार्टी की है, 50-50 रेशियो है आपका, क्या करोगे, आधा आप दो आधा मैं देता हूँ। चलो ठीक है, एक कहते हैं कि नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खाता, तुमने आइसक्रीम किया है, तुम 60% दोगे, मैं तो 40% दूंगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 60-40 के रेशियो में बांटेंगे। तो 60-40 के रेशियो में क्या मतलब हुआ, 6:4, यानी कि टोटल अमाउंट को, मान लीजिए 100 रुपये का खर्चा था, कितने से डिवाइड करोगे, नहीं पहले कितने से डिवाइड करोगे, 10 से, क्योंकि आपको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं इसको, 10 पार्ट्स में। तो डिवाइड कर दिया 10, ये कितने वैल्यू आ गया, 1% का वैल्यू आ गया। 1 पार्ट की आ गई वैल्यू, 1 नहीं 10% हो जाएगी, यानी कि 1 पार्ट की वैल्यू आ गई। इसमें से 6 पार्ट कौन पे करेगा, मान लीजिए जिसने आइसक्रीम खाया था, बर्थडे मान लीजिए कहीं गए थे, कुछ खाए, बोलोगे अच्छा 100 रुपये में कहाँ बिल आएगा, अरे मान लो 500 है, ठीक है। तो इसको 6:4 के रेशियो में बांटने का मतलब है 10 से डिवाइड कर दिया, तो आगे 1 पार्ट, इसमें से 6 पार्ट कौन बियर करेंगे, मान लीजिए मिस्टर ए, और 4 पार्ट कौन बियर करेगा, मिस्टर बी। तो अगले बार क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है 4। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, देखो अगर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है,
ठीक है। और जब तक समझ ना आए तो इतना सुबह सुबह नींद खराब करके यहाँ बैठने का क्या फ़ायदा है बताओ, हाँ या ना। मैं भी अपना नींद खराब करके क्यों भाग के आऊँ? मैं कितने किलोमीटर से आ रहा हूँ आपको लोग को पता है? अभी 40 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ध्यान से रखिएगा। हाँ जी, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रोहिणी आके पढ़ाया करूँगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट ही है तो उसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो बोला चलो कोई नहीं आ जाते इधर भी। तो वही चीज़ है। आइए वापस, बोलोगे कौन है स्टूडेंट? धीरे धीरे पता चल जाएगा। जो यहाँ के मैनेजमेंट में एक पर्सन जो है वो मेरे स्टूडेंट है जो फाइनल में अभी। चलिए वापस आते हैं। हाँ जी, आइए वापस आ जाए। तो अपोजिशन करते 8000 इन 5:6:8। तो कितने रेशियो में बांटने, कितने पार्ट्स में बांटने? हाँ जी, 13 पार्ट्स में बांटना है। तो सबसे पहले 8000 के कितने अमाउंट से डिवाइड कर देंगे? 13 से। और उसका 5 पार्ट्स दे देंगे किसको? एक वाले पोर्शन को। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, ये जो 8000 है, देखो 3 पार्ट में बांटने हमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, 8000 को डिवाइड करेंगे। देखो इसकी जो टोटल है ना, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसकी जो टोटल है वो हो जाएगा कितना? 13 है। तो आपको कितने से डिवाइड करना है? 13। और मल्टीप्लाई कितने से करना है? 5। ये आ गया 8000। अब देखिए इसमें 8000 डिवाइडेड बाय 13 करना है, एक पार्ट आ गए। इसके जो 6 पार्ट्स है वो किसको देना है? सेकेंड पर्सन जो भी है। और थर्ड जो है ये आ जाएगा आपका 8000 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2। आपको बता दूं कॉस्टिंग में ये काम आपका हर दिन होने वाला है। मोर देन 80% क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ यही काम होना है आपको, क्योंकि वहाँ खर्चे बांटते रहते हैं। खर्चे क्या करते रहते हैं? सेग्रीगेट करते रहते हैं। तो उस तरीके से आपको सेग्रीगेट करना है। अच्छा, अब रहा सवाल कि इसका तो वैल्यू तो हमारा आ जाएगा। हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? कैलकुलेटर का यूज। तो हमारे को टाइम सेव करना है ना। आइए हम क्या करते हैं, देखिए हमने कैलकुलेटर पे ऑन किया, ये एसी किए। अब क्या करूं? आवाज ही नहीं आते। 8000 डिवाइडेड बाई 13। अब रुक जाइए, आपको पता है जब हम लोगों ने यहां पे मल्टीप्लाई प्रेस किए हैं तो उसके बाद कैलकुलेटर ने ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुका होगा, ये मानते हो? जब भी कोई एक फंक्शन की के बाद जब सेकंड फंक्शन की हम लोग प्रेस करते हैं तो उससे पहले जो कैलकुलेशन हो जाना चाहिए तो वो कैलकुलेशन कर चुका होगा। जैसे आप चेक करो, लिखते हैं यहाँ पे देखो 8000 डिवाइडेड बाय कितना? 13। और जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई प्रेस किया ना तो उसके बाद आप चेक कर रहे होंगे 615.38 आ रहा है, यानी कि वो जो डिवाइड करके जो वैल्यू आना चाहिए वो ऑलरेडी वैल्यू आ चुका है। उसके बाद हमने क्या प्रेस किया हुआ यहाँ पे? मल्टीप्लाई। आपको पता है क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अभी जो मेरा वैल्यू आया हुआ है वो वैल्यू ये कहते हैं 615.38 मल्टीप्लाई बाय। अब हम जो कुछ काम करेंगे तो आपको पता है कैलकुलेटर को मल्टीप्लाई से पहले जो वैल्यू है वो उसको याद है, बार बार उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव है। मैं सही बोल रहा हूं? तो क्या अब आप मुझे बताइए, ये कैलकुलेशन यहां भी करनी है, इसी चीज से मल्टीप्लाई करना है, यही सेम चीज से यहां भी मल्टीप्लाई करना है। जब हमें पता है कि कैलकुलेटर को तो ये वैल्यू याद ही रहेगी, तो क्या सेम चीजों को बार बार रिपीट करना जरूरी है क्या? हर चीजों में हाँ नहीं बोलना होता है, कभी कभी ना भी बोलना होता है ना। तो अब देखिए इसमें क्या हम यहां पे मल्टीप्लाई बाय 5 करूं? हमने इक्वल टू किया, ध्यान सुनिए। अब इसके बाद ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो होगा ना इसका ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। इसका मतलब अगले बार जब हमें कैलकुलेशन करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे बताएंगे कोई मुझे? 6 एंड करेंगे इक्वल टू, देखना अपने आप वैल्यू आ जाएगी। चलो एक काम करते हैं, यहाँ का वैल्यू निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, ये देखना कितना आ रहा होगा 3076.92। अगले टाइम्स हमने क्या किया है?
ओनली 6, अब नहीं करना है दोबारा क्योंकि ये वैल्यू सेव हो चुका है। मुझे जितना वैल्यू सेव है उसमें सिर्फ 6 से क्या कर देना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, अपने आप वैल्यू आ जाएगा। मैंने किया 6 और किया इक्वल टू, मेरे कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3692.30। आप लोग का भी यही आ रहा है क्या? हाँ जी। अब नेक्स्ट टाइम अगले बार फिर से उसी सेम चीजों को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो हम करेंगे 2 और फिर करेंगे इक्वल्स टू, और ये कितना आ जाएगा जो भी है 2 एंड इक्वल टू, यार होगा 1230.76। और तीनों को सम करो तो कितना आना चाहिए, 8000 तो आना चाहिए। देख लेते हैं 2 और इधर 6 आ रहा है क्या, देख लो एक बार चेक करके, आप लोग वेरीफाई करिए तीनों को ऐड करके। हो सकता है राउंडिंग ऑफ का थोड़ा डिफरेंस हो, 0.01 का डिफरेंस आ सकता है। 3692.30 और ये होगा आपका 1230.76। ठीक है, तो ये आपको वैसे वैभव सर भी बताएंगे ही आगे आपको, और जब मैं बता ही रहते तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं भी इसको क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक और कैलकुलेशन आएगा, कभी कभी जब डेली कंपाउंडिंग होगी ना तो पावर की वैल्यू बहुत बढ़ा जाता है। पावर की वैल्यू बहुत बढ़ा जाने का मतलब क्या है, 1 + 0.08 का पावर आएगा यहाँ पे 365। ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वैल्यू बताइएगा। 1 + 0.08 का पावर आपका 365। ये कुछ लोग 22.3696 दे रहा था, किस चीज का वैल्यू दे रहे थे 22 अच्छा ऊपर वाले की बात करें क्या? अच्छा यहाँ पे और भी लोग जो मिस्टेक करे थे वही मिस्टेक था क्या? तो अगर 0.08 को 0.8 लेते हो ना तो उसका कॉस्ट कितना है पता है, 6 मंथ। 6 मंथ का कॉस्ट है इसका, क्योंकि वो अटेम्प्ट जाएगा तो अगले बार ही आप 6 महीने बाद ही नंबर आएंगे ना फिर। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन करते टाइम, आँख कान खोल के, क्योंकि उधर भी उन लाइव का जिनका भी लाइव में 22.36 आ रहा है शायद वो 0.08 करा होगा, क्योंकि 1-2 का यहाँ भी आए थे। चलिए वापस आते हैं, हमने कुछ पूछा आपसे 1.08 का पावर 365 कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट करके दे सकते हो कोई मुझे? थोड़ा जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे आप लोग। हाँ जी, आ गए? चलो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेट कर पाते हैं क्या हम लोग। ये रहा इक्वल्स टू, जब हम लोग एक्सेल सीट पे जाते हैं तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जब भी कोई फॉर्मूला यूज करना हो तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इक्वल टू से, तो वो फॉर्मूला समझ आता है एक्सेल सीट। ओके, फिर उसके बाद क्या मैंने पूछा है आपसे, 1, फिर क्या था प्लस, दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, इधर जो आपके इधर जो छोटे से वो क्रॉस है ना रेड वाले लगा हुआ, रेड बॉक्स के अंदर क्रॉस जो है उसमें छोटा सा जो नंबर है वो दिख रहा होगा, वहाँ से मैं लिख रहा हूँ कुछ, क्योंकि इसको जूम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कीबोर्ड जूम नहीं होता है, स्क्रीन बस जूम होते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड के साथ है ना, ये नहीं होगा। आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 + 0.08, हमने कर दिया 0.08, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब एक्सेल सीट में पावर कैसे आता है, इसको टोपी पहना दो, टोपी पहनाने आता है। यहाँ देखिएगा ये कुछ 5 और 6 के बीच में नीचे, 5 और 6 के, वहाँ तो कुछ और दिख रहा है मेरे, अच्छा इधर तो थोड़ा लेट आते हैं ना, 5 और 6 के बीच में कुछ वो थोड़ा सा ऐसे कैप बना हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए। पावर पे कितना लिया हम लोगों ने, 365, हमने कर दिया 365, कर देते इक्वल्स टू, ठीक है आ जाएगा हमारा। देखिए ये क्या हो रहा है ना, एक सेकेंड, 1 + 0.08 का पावर 8 बहुत बड़ा है, सही बोल रहे, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, क्योंकि 8 तो होता है 1 ईयर का रेट, 8% जो है कितने दिन का रेट है, 1 साल का है, 1 डे के रेट से कंपाउंडिंग किया जाएगा। अगर एक दिन का 8% हो जाए ना तो आपका 365 डेज का कितना बड़ा रेट हुआ पता है, 8 × 365, 2920% के रेट से अगर हम लोग कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा अमाउंट तो आएगा ही ना।
तो याद रखिएगा हमने ये वैल्यू ही थोड़ा सा बहुत बड़ा ले लिया, अदरवाइज जो सही है आने वाले टाइम पे इतना बड़ा वैल्यू हमें नहीं नजर आएगा। ठीक है, जब भी हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 0.08 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 365 का पावर कितना जाएगा 365। इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस आएंगे आगे, तो मैं एक काम करता हूं, दोबारा इसके वैल्यू को मैं चेंज करता हूं। ठीक है, यहां पे जो 0.08 था इसमें बस हम मल्टीप्लाई कर देते किसी चीज से। मल्टीप्लाई में जो स्टार वाले जो वैल्यू होता है ना उससे मल्टीप्लाई होता है। मैंने कर दिया स्टार, कितने से मल्टीप्लाई करना था 1 डिवाइडेड बाई 365 से, तो मैंने कर दिया 1, और ये जो स्लैश वाले जो बटन है इससे हमारा डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कितना 365, और अब हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये हमने क्या कैलकुलेशन किया है इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा वो नंबर ये से आता है, ये वैल्यू आना चाहिए। क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यू कैलकुलेटर से? पावर कितना लेना है 365, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर, फिर इक्वल टू करेंगे तो पावर 3, फिर इक्वल टू करेंगे पावर 4, ऐसे ही करते रहना है, बाकी तो कोई काम है ही नहीं। कब तक करते रहना है 365 टाइम्स से 5 टाइम्स से भी इक्वल टू करते रहे हम लोग, फिर तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इवन ये कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है 5 मिनट तक इक्वल टू प्रेस करते रहे तब 365 पे जाएंगे, तब भी नहीं जा पाएंगे शायद। कैसे एक सेकंड में कितने बार इक्वल टू प्रेस कर पाओगे? चलो एक सेकंड में अगर 4-5 बार भी कर दिए तो 365 टाइम्स करना है, कितने सेकंड लग जाए कैलकुलेशन कर लीजिए। आपके इंफॉर्मेशन के लिए इस कैलकुलेशन को हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको भी। बिल्कुल सही बोल रहे, किधर से कुछ आवाज आ रही है। लॉग को यूज करके ये कैलकुलेशन जो है ना लॉग यूज करके कैलकुलेट किया जाने वाला है, क्योंकि जैसे ही समथिंग आपको पता होगा लॉग ए की पावर अगर बी हो तो क्या कैलकुलेशन हो जाती है। देखो पावर में जो बड़ा सा 365 है ना वो आपका पावर नीचे आ जाएगा और वो हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाई लॉग ए। यानी कि जिस चीजों को ध्यान से देखिए, जो चीज आपका पावर में था ना, कितना था पावर में 365, उस 365 को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देना तो वैल्यू आ जाता है। बात समझ में आया कुछ? आप देखो ना लॉग ए की पावर बी किया जाए तो हमने जैसे लगाते तो बी मल्टीप्लाई बाई लॉग ए हो जाता है, यानी कि जो चीज पावर में है ना उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जैक्टली वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। अभी क्या करने वाले पता है? जो पावर में आपका 365 था ना उसको हम लोग 365 मल्टीप्लाई बाई समथिंग करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, जो पावर की चीज है उससे क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। करके देखें, जानना चाह रहे हैं आप लोग? आवाज ही नहीं, एनर्जी नहीं है, लगता है कि बिल्कुल ही। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स की पावर ए बाई बी, एक्स की पावर ए बाई बी, इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास कुछ टेक्निक है। देखते हैं क्या टेक्निक है इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑन या एसी प्रेस कर लेने हैं। एक्स की पावर ए बाई बी का मतलब क्या हुआ, हम लोग जो अभी कैलकुलेट कर रहे थे समथिंग का पावर 365 था। कभी कभी क्या होगा समथिंग का पावर 2/3 भी आएगा, समथिंग की पावर 1/4 भी आएगा, बहुत सारे कुछ हो सकता है। तो हमने पावर में कुछ भी वैल्यू हो तो हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइएगा। ये हमारा ऑन कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, किसका पावर निकालना है, किसका, एक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहा एक्स, इसको क्या करना है 12 टाइम्स स्क्वायर रूट कर देना है। कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। बोलोगे 12 टाइम्स का क्या लॉजिक है? आप बेस ज़्यादा भी कर सकते हो, मिनिमम 12 टाइम्स करना है। 13 भी कर सकते हो, 14 भी कर सकते हो, 19 तक भी जा सकते हो, लेकिन 12 से काम चल जाता है हमारा। 12 से काम हमारा चल जाता है, कोई जरूरी नहीं 19 तक जाने की। यानी कि 12 से जितना आएगा, मैं आपको एक बार 12 से भी करा के दिखा दूंगा, 13 से भी करा के दिखा दूंगा, 14 से, 19 से, किसी से भी कर लीजिए, सबसे रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ 12 टाइम्स करने की क्या लॉजिक है। किसी भी वैल्यू को अगर आप 12 टाइम्स स्क्वायर रूट करोगे तो वो नियर टू 1 पहुँच जाता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो कैलकुलेशन हम आपको करा रहे हैं वो उनके कैलकुलेटर पे आएंगे जिनका 12 डिजिट वाले होंगे।
10 डिजिट के कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटे वैल्यू का मैनेजमेंट होता है। ये जो कैलकुलेशन करते हैं बहुत छोटे वैल्यू का। तो अगर किसी के कैलकुलेटर 10 डिजिट का है, अब कुछ लोग को ये भी नहीं पता 10 डिजिट और 12 डिजिट क्या होता है। जब यहाँ पे आप कोई चीज़ लिखते हो तो मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आते हैं आपके, अगर 12 आ रहे तो ये कैलकुलेशन चल जाएगा। अगर 14 है किसी में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर किसी के कैलकुलेटर 14 डिजिट का है ना, तो जो हमने एक्सेल सीट पे कैलकुलेट किया था ना, उससे एक्यूरेटली मैच कर जाएगा। लेकिन 12 डिजिट में क्या होगा, थोड़ा सा आपका फोर्थ डिजिट, डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट या डेसिमल के बाद फिफ्थ डिजिट में थोड़ा सा क्या आएगा, आपका वेरिएशन आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। करके देखो किसी भी वैल्यू को 12 टाइम स्क्वायर रूट करो। चलो एक काम करो, 2 लाख को 12 टाइम स्क्वायर रूट करिए आप लोग फटाफट। 2 लाख को 12 टाइम स्क्वायर रूट करिएगा। 2 लाख वैल्यू को 12 टाइम स्क्वायर रूट करेंगे, एरर नहीं आएगा, 1 के आसपास जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 00 समथिंग आ रहा है ना। आप 2 वैल्यू को, मान लीजिए 2 को करिए, 2 को 12 टाइम स्क्वायर रूट करिए। एक बार तो हमने 2 लाख को किया, एक बार 2 को 12 टाइम स्क्वायर रूट करिए, अभी भी 1.00 आ रहा है। एक काम कर लो, 0 को 12 टाइम स्क्वायर रूट करो। 0 को कैसे करोगे, 0.000 कुछ रख लो, 0.0000 कुछ रख लो और फिर उसको 12 टाइम स्क्वायर रूट करो। देखो कहां पहुंचते, 0.999 समथिंग आ गए। यानी कि ध्यान से देखो, जब 0 से नीचे जाएंगे तो 0.9999 समथिंग आएगा, यानी कि 1 से थोड़ा सा नीचे होगा। और उधर की तरफ वैल्यू लोगे, 0 से ऊपर वाले वैल्यू को जब स्क्वायर रूट करोगे 12 टाइम्स तो 1.000 समथिंग होगा। यानी कि दोनों वैल्यू तो 1 के आसपास ही है ना। आप एक काम क्या करो, जो आपके कैलकुलेटर पे क्या पहुंचा हुआ है 1 के आसपास वैल्यू, उसमें से 1 माइनस कर देना। लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है, वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 के नियरेस्ट वैल्यू है वो, लेकिन 1 नहीं है वो। तो हम क्या करते हैं, उसमें से 1 हटा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, 1.000 समथिंग वैल्यू में से 1 हटा देंगे तो छोटा सा जो वैल्यू वो बच जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस कैलकुलेशन के अंदर वो छोटे से वैल्यू का मैनेजमेंट है। इसीलिए 10 डिजिट वाले जब कैलकुलेटर आती है ना, तो छोटे से वैल्यू में बहुत ज्यादा राउंडिंग ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन फेल हो जाता है, क्योंकि छोटे वैल्यू का कैलकुलेशन है ये। तो ये देखिए, इसमें x को हम लोगों ने क्या किया, और याद रखिएगा ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपके एफएम के लिए कहते हैं ना, एक अमृत समान है ये, क्योंकि हाँ वरदान समझ जाओ, इसके बिना एफएम नहीं आगे बढ़ने वाला है। हाँ, इसके आगे अगर आगे बढ़ाना है तो फिर फॉर्मूला रट्टा लगाना आप लोग। मैं पहले दिन से ही बोलते आ रहा हूं, क्योंकि मैं फॉर्मूला इसलिए स्किप करता हूं क्योंकि मैं कैलकुलेटर सही तरीके से आपको यूज करने का तरीका बता देता हूं। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमारे कैलकुलेशंस के अंदर पावर में ये फ्रैक्शन बहुत ज्यादा आएगा, हर एक कैलकुलेशन के साथ फ्रैक्शन आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा। अब वो फ्रैक्शनल कैलकुलेशन करना है, कैसे करोगे? जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, चलो एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले इसको कर लेते हैं। जैसे अभी आपको मैं ये पूछूं कि आज आप 200 रुपीज डिपॉजिट कर लो, मैं ऐसे में छोटा सा करता हूं ताकि थोड़ा सा कुछ लोगों को कंसंट्रेशन और ज्यादा बन जाए। मैंने बैंक में 5000 रुपीज फिक्स डिपॉजिट कर दिया। क्या किया मैंने? 5000 बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए। 5 साल के बाद ये वैल्यू मेरा हो जाता है 2 टाइम्स, यानी कि 10,000। मुझे कितने % का इंटरेस्ट मिल रहा है, आप कैलकुलेशन करके दीजिए। 20%। सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलता है लाइफ में जी, मैंने पहले ही दिन बोला था, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना हमारे पेपर पे पहले दिन पढ़ा वही क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। हमारे लाइफ में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता है। हमारे लाइफ में क्या मिलता है, 5 साल के बाद वो 5000 रुपीज डबल हो जाता है 10,000। हमने बैंक में 5000 आज रखा, 5 ईयर बाद हमें बैंक वाले कितना देता है, 10,000। आप मुझे बताइए बैंक मुझे कंपाउंडेड रिटर्न कितना देता है? आप कैलकुलेशन करके दिखाओ मुझे। आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो, ये भी तो सिलेबस का पार्ट है हमारा, यही तो पढ़ने जा रहे हैं टाइम वैल्यू में। और क्या करेंगे, इसको जब तक प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ जी, 14.86, बहुत बढ़िया, 14.86। हम वेरीफाई तो कर ही सकते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे बताओ? 5000 डाला प्लस कितना %? मैंने मान लू थोड़ा देर के लिए कि उनकी आंसर सही है, पहले आप लोग भी निकाल लो। 14.86, यानी कि आप लोग सबका 14.86 आ गए, तो मैं मान लेता हूं ये सही है। तो मैं एक काम करता हूं, वेरीफाई तो मैं कर ही सकता हूं, कैसे करूं? 5000 प्लस 14.86% प्लस 14.86%
इतना वैल्यू जब मैंने ऐड कर दिया, ये कहाँ का अमाउंट पहुंचा, ये 1 साल बाद का। यानी कि 5000 पे 14.86% इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 1 साल बाद आपके बैंक में जो आपकी अमाउंट होगी वो अमाउंट होगी 5743। अब ये इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल ऐड हो चुका है, और यही तो होता है कंपाउंडेड, यही होता है ना। अब प्लस क्या करेंगे, अगेन प्लस 14.86%, ये वैल्यू में अगेन 14.86% ऐड हो गया। कहां पहुंचे हम लोग, कहां पहुंचे हम लोग, सेकेंड ईयर के एंड में। फिर करता हूं प्लस 14.86%, कहां पहुंचे। कुछ लोग सिर्फ स्क्रीन ही देख रहे हैं। अरे हमने क्या किया है, 5000 में प्लस कर दिया 14.86%। ये जो वैल्यू आया ये 1 साल के एंड का वैल्यू आ गया। फिर मैंने किया 14.86%, कब का वैल्यू आ गया, 2 ईयर एंड का। फिर किया 14.86%, कब का वैल्यू आ गया, 3 ईयर एंड का। इसी तरीके से आप कितने बार और करोगे, 4 ईयर का आ जाएगा, प्लस करोगे 14.86%, ये कब का आ जाएगा, 5 ईयर का। अगर ये 10,000 आ रहा है तो आप लोगों की कैलकुलेशन सही है, और अगर ये 10,000 नहीं आ रहा है तो आप लोगों की कैलकुलेशन गलत है। 5 रुपये कम आ रहा है, 5 रुपये के डिफरेंस से चलता है, क्योंकि ये जो आपने 14.86 निकाला इसमें भी तो राउंडिंग ऑफ था। एग्जैक्टली 14.86 थोड़ा ना होगा आप लोगों का, तो वो राउंडिंग ऑफ एक्सेप्टेबल है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, परफेक्ट है, ये कैलकुलेशन सही है आप लोगों का। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं निकाला कैसे। हाँ जी ठीक है, गुड। तो कर तो रहे थे आप लोग भी कहीं ना कहीं वही कुछ, 19 टर्म फिर ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 5 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 टाइम्स। तो वही चीज तो मैं भी बता रहा था, तो आप लोग इतने चेहरे पे 12 क्यों बजा रहे थे। आपने 19 टाइम्स पढ़ा है, मैं आपको 12 टाइम्स 13 टाइम्स 14 टाइम्स सब में वैल्यू क्या आता है, सेम ही आता है। लेकिन 19 टाइम्स किन्होंने बता दिया, 19 टाइम्स से बहुत बार आपका कैलकुलेशन गलत आ जाएगा। 19 टाइम्स में जो होती है बड़े वैल्यू के साथ जो वैल्यू होती है ना, बहुत छोटा कर देता है। बहुत छोटा करने की वजह से वैल्यू क्या हो जाता है आपका, गड़बड़ आएगा, ज्यादा एक्यूरेट आएगा 19 में नहीं, ज्यादा एक्यूरेट आपका 12 में आएगा। कौन सी सर ने बताया था 19 टाइम्स बताएं, ओके ठीक है। तो वही चीज तो मैं भी बता रहा था, तो इसीलिए चेहरा क्यों 12 बज रहा था बताओ। ग्रेट, चलिए एक्स स्क्वायर रूट कितने टाइम्स करने हमें, मिनिमम 12 टाइम्स, ठीक है। इसको क्या करना है, मिनिमम 12 टाइम्स आपको स्क्वायर रूट करना है। हमने क्या किया, किसी भी वैल्यू को जब 12 टाइम्स स्क्वायर रूट करते हैं तो नियर टू 1 पहुंच जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, -1, क्या करना है हमें, -1। 19 टाइम्स करोगे ना थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि हमारा सेम वैल्यू सही आ जाएगा कितने टाइम्स पे, 12 पे ही आ जाएगा। आप चेक करके देखिएगा, अभी 12 से ही काम चल जाता है हमारा, 13 भी नहीं जाना है, 14 भी नहीं जाना, 12 पे भी आएगा। तो ज्यादा कम टाइम अगर प्रेस करेंगे तो और कम टाइम लगेगा ना हमें। हाँ जी, बढ़े आगे। -1 कर दिया, कैलकुलेटर पे क्या आ चुका होगा, कैलकुलेटर पे क्या आ चुका होगा, 0 पॉइंट समथिंग, बहुत छोटे वैल्यू। अब याद रखिएगा, जैसे ही वो जो 0 वाले वैल्यू आ चुका है ना, एक तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा आपके लेवल कितना पहुंचता है, देखेंगे। लॉ के आप लोग के सिलेबस में लॉ कैलकुलेशन नहीं है, वो फाइनल में, तो वहां पे मैं बताता हूं। ये जो कैलकुलेशन है ना, एक तरीके से लॉ की वैल्यू आ चुका होता है। 12 टाइम स्क्वायर रूट करने के बाद समथिंग करते हैं, वहां से लॉग का वैल्यू आ जाता है हमारा। तो हमने बहुत छोटा वैल्यू निकाल चुके। अब हम क्या करते हैं पता है, पावर वाले इंपैक्ट डालते। पावर पे कितना था हमारा, हमने हमारे के एग्जांपल में कितना है, a/b, तो मल्टीप्लाई करेंगे a से और डिवाइड करेंगे b से। ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई बाय a और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, b, क्योंकि पावर में हमने कितना ले रखा है, a/b, तो a से मल्टीप्लाई करना और b से डिवाइड करना है। समझ में आ गया। जैसे अगर आपका अभी जो पावर आ रहा था 1/5, तो आपने सीधा डिवाइड बाय क्या कर दिया, 5। अगर मैं आपको बोलता पावर में 2/5 है, तो क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। अब आप मुझे बताइए आगे अगर बढ़े तो अब आपको रेसिप्रोकल, सॉरी अब इसको रिवर्स करना है। हमने पावर के इंपैक्ट डाल चुके हैं, अब रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, पहला काम क्या किया था आपने, इसका इंपैक्ट हटा दो, तो -1 की जगह हम लोग क्या कर देंगे अब +1, और इसका इंपैक्ट हटाना है। अब देखिए इसका इंपैक्ट कैसे हटता है, मैं 16 को एक बार स्क्वायर रूट करता हूं, कहां पहुंचते हैं, 4 पे। फिर एक बार स्क्वायर रूट करता हूं, कहां पहुंचते हैं, 2 पे। सही है। अब मुझे इससे वापस लेके आने हैं। हमने कितने बार स्क्वायर रूट किया था,
अगर आपने 12 टाइम्स स्क्वायर रूट किए हो तो 12 टाइम्स इसका इंपैक्ट हटाओगे, याद रखिएगा। अगर यहां पे आपने 13 टाइम्स स्क्वायर रूट किया है अगर आपने, तो आप उसकी इंपैक्ट कितने बार हटा खत्म करोगे? 13 टाइम्स। और जैसे आप लोगों की अभी आदत 19 टाइम्स की है, तो अगर आपने 19 टाइम्स इसको अगर स्क्वायर रूट किया हुआ है तो आप इसका इंपैक्ट कितने बार हटाओगे? 19 टाइम्स। अब सोचिए, एक बार अगर स्क्वायर रूट किया हुआ है तो पावर कितना होता है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। पावर 1/2। तो मैं उसको अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या उसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा? तो मुझे क्या करना होता है? मल्टीप्लाई इक्वल टू। मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दिया, एक का इंपैक्ट खत्म हो गए। देखो 2 से कहां आ गए हम लोग? 4 पे। और 4 को फिर कहां पहुंचाना है हमें? 16 पे। कैसे खत्म होगा ये स्क्वायर रूट जो किया हुआ था? इस स्क्वायर रूट का इंपैक्ट कैसे खत्म होगा, नलीफाई होगा? मल्टीप्लाई इक्वल टू। यानी कि ये मल्टीप्लाई इक्वल टू हो गया 2। ध्यान सुनिएगा, इसको काउंट करेंगे 1, इसको काउंट करेंगे 2। कितने बार स्क्वायर रूट किए थे? 12 टाइम्स। तो कितने बार मल्टीप्लाई इक्वल टू होंगे? 12 टाइम्स। अगर ऊपर किए हो 13 तो नीचे भी 13, और 19 की हो तो 19। होप यहां से आप लोग को ये सब चीज क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग करेंगे +1, जो -1 था इसका इंपैक्ट खत्म किया हमने, और जो मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट था उसका हमने एक बार, देखो ये हो गया 1 टाइम, एक स्क्वायर रूट का इंपैक्ट जो है ना नलीफाई हो गया। ये सेकेंड टाइम्स के स्क्वायर रूट का नलीफाई हो गया। ये मल्टीप्लाई इक्वल टू कितने टाइम्स वाले का खत्म हो गया? 13 टाइम्स। ये कितने टाइम्स करोगे आप? मिनिमम 12 टाइम्स, इससे नीचे नहीं, बट इक्वल टू दी टाइम्स, वी डिड क्या बताइए? स्क्वायर रूट। आपने जितने बार स्क्वायर रूट किया है उतने टाइम्स इसका इंपैक्ट आपको खत्म करना है। ठीक है। तो अब एक चीज बताना, जब आप लोगों को अभी समथिंग का पावर 1/5 निकालने आता था तो ये क्यों नहीं निकालने आया था? किसी का आंसर आया था ये वाले? 1 + 0.08 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 365 का पावर अगर 365 है, इसका वैल्यू किसी का क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया था? अब देखो सब चुप। अच्छा, कॉन्सेप्ट ही भूल गए थे, लेकिन वो जब आ गया वो कैलकुलेशन कर रहा तो एकदम से रिकॉल हो गए। चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी ऐसे ऐसे। ओके, तो चलिए, यानी कि ये आप लोगों को आता था, वो 365 पावर निकाल सकते थे। ठीक है, वो माइंड में क्लिक नहीं किया वो दूसरी बात है, लेकिन आप माइंड में क्लिक कराने पड़ेंगे क्योंकि पूरे एफएम में वही आना है। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले कैलकुलेशन ये जो ऊपर का आपका बताया था सम करने वाले जीटी के साथ, और ये वाले कैलकुलेशन खूब आएंगे आप लोगों का। चले, तो कितना आ गया रिजल्ट हमारा? एक एग्जाम्पल ले लेते जल्दी से। वही एग्जाम्पल जो हमने अभी लिया था, क्या था बताइएगा? 1 + 0.08 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 365 का पावर कितना निकालना है? 365। ये हमें कैलकुलेट करना है। कर ले फटाफट। चलो आप लोग मुझे स्टेप बताते चलेंगे। सबसे पहले क्या करूं? ऑन कर लूं? अब इसके बाद क्या करूं? 0.08, क्योंकि याद रखिएगा कैलकुलेटर पे हमेशा ये वैल्यू, अगर समथिंग प्लस समथिंग करोगे तो क्या होगा पता है? ये पहले ऐड हो जाएगा देन मल्टीप्लाई होगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। हमें रेट चाहिए पहले छोटा वाले, तो पहले ये कैलकुलेशन करेंगे देन 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आपके साथ। 0.08, अब क्या करूं? 0.08 आ गए। अब हम लोग सीधा डिवाइडेड बाई कर सकते हो या मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 365। मैं तो वैसे ही करूंगा, मेरे आदत है ऐसे। मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 365। बोलेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? अरे नहीं फर्क पड़ेगा तो हमने क्या टाइम वेस्ट कर दिया आपका, ये भी तो बात नहीं है ना। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, मैंने कर दिया डिवाइडेड बाय 365। समथिंग कुछ आ गए कैलकुलेटर पे, समथिंग कुछ आ गए। अब क्या करूं बताओ? +1। क्या ये हमारे ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू आ चुका है? आ चुका है। अब इसका पावर कितना लेना है हमें? 365। पहला काम क्या करेंगे? इसको 12 टाइम स्क्वायर रूट। आइए, हमने क्या कर दिया यहां पे? 12 टाइम स्क्वायर रूट। ये कितने टाइम्स जाएंगे हमारा? 12 टाइम्स। अब क्या करूं? चलो ये रहा, कर दिया +1 और कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक सेकेंड। 0.08 डिवाइडेड बाय 365 +1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
देख रहे हो 1.0000 समथिंग आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, -1, और जो छोटा सा वैल्यू हमारे कैलकुलेटर पे अभी है 0.0000 समथिंग को, उसमें इंपैक्ट डाल देंगे किसका, पावर का, जो कि कितना है बताइए, 365 का। अब क्या करेंगे, +1 है ना, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 365, कर दिया +1। अब करते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 टाइम, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये मेरे कैलकुलेटर पे कुछ वैल्यू आ रखा है, इसको भी हम लोग कर लेंगे कितने, 12 टाइम्स। और इसके बाद जो आपका वैल्यू आ जाएगा, जो हमारा रिजल्ट है वो आ रहा है 1.08325 है ना, 083, कोई बात नहीं चलेगा, हमारा 3 डिजिट से काम चल जाता है, 3 डिजिट से ज़्यादा आगे की जरूरत जाने की ज़रूरत नहीं होता है। कुछ लोग एक काम करेंगे, 19 टाइम्स से मुझे बता देंगे वैल्यू, मेहरबानी करेंगे, एक 19 टाइम्स से मुझे इसका रिजल्ट बता दो। कैलकुलेशन करेंगे सब लोग, हाँ जी, 19 टाइम्स से बताइए कितना आ रहा है, 1.00799 पक्का, 19 टाइम से। देखो हो गई ना गड़बड़, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ा देर पहले, 19 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। छोटे वैल्यू के लिए 19 टाइम्स ज़्यादा है, बड़े वैल्यू के लिए चल जाता है, छोटे वैल्यू के लिए 19 टाइम्स। देखो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे दिया, कैसे, देखो आप इधर आ जाओ, एक्सेल सीट पे हमने कैलकुलेट किया था, देखो कितना आ रहा है, 1.0832 आ रहा है, 1.0832। हमारा कितना आया था बताइएगा, 1.083, आगे भी मेरे पास 2 ही है, 25 है मेरे कैलकुलेटर पे, 25। एक्सेल सीट क्या बता रहा था, एक मिनट, एक्सेल सीट कितना बता रहा था, 27 बता रहा था, यानी कि 5th डिजिट में हमारे कैलकुलेशन में और इसमें 0.00002 का डिफरेंस है, इसमें और एक्सेल सीट में। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है, 12 टाइम्स। लेकिन जब बहुत बड़ा वैल्यू वाले कैलकुलेशन करोगे ना, तो उस टाइम 19 सही हो जाता है, लेकिन 12 टाइम्स हमारा इतना परफेक्ट है कि हर जगह परफेक्ट ही देता है। तो हम लोग अब काम भी कम करेंगे और एक्यूरेसी भी बढ़ाएंगे, तो आगे से 12 टाइम्स कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। तो इसके साथ हम लोग अब कैलकुलेटर यूज कर देते हैं विराम और बढ़ते हैं आगे अब कुछ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। किसी को कुछ यहां तक डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं पूछना किसी को, समझ आ रहा है, अभी समझने लायक था ही क्या बताओ, समझने लायक तो शुरू होती है अब, और आज भी नहीं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हैवी होगा आपको, और तब पता चलेगा कि हाँ हमने जो ये 2-3 दिन जो इन्वेस्ट किया है इसका क्या रिजल्ट आता है, रियलाइज होगी आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी कि परसों। चलिए सबसे पहले बात है कॉन्सेप्ट पे। एक है हमारा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, क्या, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। आइए, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, शॉर्टकट करने की लोगों की आदत होती है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, इसी को और भी नाम से जाना जाता है, पता है क्या, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते पता है, FVIF। इसी को और चीज बोला जाता है कंपाउंड फैक्टर, CF। फ्यूचर वैल्यू ऑफ today's ₹1 is known as future value factor या future value interest factor या compound factor। पढ़ा होगा आप लोगों ने, पहले पढ़ा होगा। फैक्टर्स जो होते हैं ना,
आज के 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू है। कब के? आज के 1 रुपये का। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए, एक अगर एग्जाम्पल से देखें, मान लीजिए फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 8% इंटरेस्ट फॉर 4 पीरियड, ज़्यादा हो जाएगा 4 पीरियड, 2 पीरियड लेते हैं, फॉर 2 पीरियड। क्या बोला मैंने? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितने रेट से निकालेंगे? 8% से। कितने दिन बाद का? क्योंकि वो फ्यूचर वैल्यू है तो टाइम तो बताने पड़ेंगे ना, कब के फ्यूचर वैल्यू। तो हमने बोला 2 ईयर बाद का या 2 पीरियड बाद का बोल सकते हैं। इंटरेस्ट फॉर 2 पीरियड इज, इसको शॉर्ट में डिनोट किया जाता है। कैसे? इसको शॉर्टकट किसी तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? चलो कोई नहीं। FVIF at 8% interest rate for 2 period is also denoted as, कैसे पता है? FVIF, इसको ब्रैकेट डाला जाता है और इसको लिखा जाता है 8% और ऐसे लिखा जाता है 2। ये लिखने की आदत है, ये मेरा आदत नहीं है, ICAI का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ICAI का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसको ऐसे लिखने की। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखिएगा, क्या पता है? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। वैसे परसेंटेज को हम लोग आगे से डेसिमल में यूज करेंगे हमेशा, तो ये नीचे लिखा जाएगा 0.08 और फिर कॉमा देंगे और ऐसे लिखेंगे 2। ये भी लिखने की आदत है। लिखा करते थे आप लोग भी ऐसे? नहीं तो कोई बात नहीं, अब आगे से लिख लेंगे। इंस्टीट्यूट हमेशा आपको ऐसे ही लिखता है आगे। तो यानी कि ये समझ जाइएगा 0.08 और 2 लिखा है तो मतलब 8% का रेट है, पीरियड कितना है हमारा? 2 का है। ओके, और इसका वैल्यू कितना होगा तो बताइएगा। कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखिए कैसे। राम घर पे जाते तो कभी कभी रामू बन जाता है। क्लासरूम में राम होता है, वो घर पे क्या बन जाते हैं? रामू। ऐसा क्यों होता है? प्यार से लोग कुछ नाम रख देते हैं ऐसे जो थोड़ा सा फनी टाइप का होता है। तो राम घर पे जाके क्या बन जाते हैं? रामू। क्या उसका नेचर बदल गया, कैरेक्टरिस्टिक बदल गए, उसका बिहेवियर बदल गया? वो तो वही इंसान है ना। और वही कभी कभी जब पार्क में जाते हैं ना तो बन जाते हैं जानू। तो अभी भी इंसान तो वही है ना, सब कुछ सेम है, सिर्फ हो क्या रहा है ध्यान से सुनिएगा, नेम बदलते जाते हैं। तो अब अगर मान लीजिए मैंने कभी यहाँ पे इस तरीके से नेम लिख दिया, इस तरीके से लिखा, तो इसका मतलब थोड़ा ना बदल जाएगा। मतलब तो वही है कि देखो जी 8% से कंपाउंडिंग करना है कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए। तो मुझे बताइए फ्यूचर वैल्यू कितना होगा? 1 रुपये के जो फ्यूचर वैल्यू होते हैं उसको फैक्टर बोलते हैं। वो इसलिए फैक्टर निकालते हैं ताकि 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू अगर हमें पता होगा तो 100 रुपये का भी आ जाएगा, 500 का भी आ जाएगा, 2000 का भी आ जाएगा, 5000 का आ जाएगा। तो क्या होगा, वो 1 रुपीज के फ्यूचर वैल्यू के सहारे हम लोग बाकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि वो एक ऐसा वैल्यू है जिसके सहारे सारे के सारे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होते। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है जिसके सहारे वो एक फैक्टर बन जाता है जो सबके लिए यूज होता है। बात समझ में आ गई? तो आप मुझे बताइए कितने पीरियड बाद की है? 2 का। आज का कितने रुपीज है? 1 रुपीज। आज का 1 रुपी, ये हमारा हो गया 1 ईयर का एंड। चलो ईयर नहीं लिखते हैं क्योंकि पीरियड वाइज कैलकुलेशन होती है कंपाउंडिंग में, तो हम लोग 1 पीरियड लिखते हैं जी। 1 पीरियड का एंड, और ये क्या हो जाएगा? 2 पीरियड का एंड। मतलब हो गया कि 6-6 महीने का पीरियड भी हो सकता है, 3-3 महीने का पीरियड भी हो सकता है, 1-1 महीने का पीरियड भी हो सकता है, कि जितने दिन में कंपाउंडिंग हो गया उतने दिन का पीरियड चलेगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा 0 पीरियड। 1p का मतलब पीरियड है यहाँ पे, याद रखिएगा आप लोग। तो मुझे बताइए यहाँ का फ्यूचर वैल्यू जो है जितना आएगा इसी का नाम क्या है बताइए? अगर मैं इसको कंपाउंड करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड कर रहा हूं यानी कि एट द रेट ऑफ कोई भी परसेंटेज होगा। अभी हम कितना परसेंट ले रहे हैं? 8% पर एनम होगा या पर पीरियड होगा? पर पीरियड होगा।
तो ये जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ना, इसी वैल्यू का नाम दिया गया है और कुछ नहीं। इसको हमेशा ऐसा लिखा जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितने रेट पे, 8% पे, कितने दिन का, 2 पीरियड का। इसी को और क्या बोल सकते हो, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट, 8% से 2 पीरियड का, या इसी को बोला जाता है कंपाउंड फैक्टर 8% से 2 पीरियड का, या ब्रैकेट में नाल डाल के उसके नीचे भी लिख सकते हो 0.08 और 2, कैसे भी लिख दीजिए, मतलब वही है। बढ़ सकते आगे, कैसे निकाला जाए, कंपाउंडिंग चलता है यहां पे। हमें क्या करना है, देखो 1 पे मुझे 8% ऐड करना है। कैसे, क्योंकि यहां पे 8% का इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल पे ऐड करना है। तो हमने सिंपल काम क्या करना है बताओ, 1 प्लस 8%, कहां का आ गया ये, फर्स्ट पीरियड एंड का, प्लस कर देते हैं 8%, कब का आ गया ये आ गया हमारा 2 पीरियड एंड का। कितना वैल्यू आ गया बताइए, हमने जो कैलकुलेशन किया अभी देखो ध्यान से, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो हमने निकाला है 8% से सेकेंड पीरियड का, हमने क्या किया, 1 जो था उसमें हमने ऐड कर दिए 8% और फिर क्या ऐड कर दिए 8%, 2 बार 8% ऐड हो गई, कोई दिक्कत। आपको बता दूं 8% किसी वैल्यू को ऐड करना या 1.08 से मल्टीप्लाई करना, दोनों चीज एक ही बात है। क्या बोला मैंने, कुछ तो बोला, सुना ही नहीं क्योंकि ध्यान ही नहीं था, हम तो याद कर रहे थे उनको। हो सकता है रात में लड़ाई हुआ होगा तो दिमाग में वही चल रहा होगा, मेरा तो गलती था ही नहीं, फिर भी मुझे ही डांट पड़ी, है ना, गलती तो सारा उनकी। उन सब चीज़ों को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, 850 के बाद हम लोग क्या करें उस पर सोचेंगे, फिर उसको हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। 850 तक सिर्फ सोचो किसको, एफएम को। जितना एफएम को सोचोगे, मैं आपको बता देता हूँ 50 में 50 कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है। 40 अगर ले आओगे, अगर 40 से नीचे लाते हो तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे से पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ आपको। मैं क्लियर बताता हूँ, धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा, धीरे धीरे रियलाइज होगा। क्योंकि अभी तक के मैंने जितने भी बच्चे को पढ़ाया होगा, अगर मैंने आज तक अगर मान लीजिए 10 साल में, फाइनल वाले को ज़्यादा दिन से पढ़ा रहा हूँ, इंटर वाले को कम दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो फाइनल वाले को अगर मैंने पहले एक बैच में 2 3 4 बैच जाते थे 500 के अराउंड, यानी कि एक साल में 2000 भी स्टूडेंट को पढ़ाया, तो मोटा मोटा मैंने 20,000 स्टूडेंट को पढ़ा दिया होगा। 20,000 स्टूडेंट में से 90% स्टूडेंट का एक ही फीडबैक रहता है कि सर 8 पेपर में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया, एफएम में। क्योंकि फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, और वो रियल लाइफ से हम उसको क्या करेंगे, लिंक करेंगे। मेन जी चीज़ होता है ना, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको अगर रियल लाइफ से जब लिंक कर पाते हैं तो उसकी इंटरेस्ट अलग हो जाती है। टैक्स आपको मजा आता है पढ़ने में, आपको आएगा, मुझे तो मजा आता था धीरे धीरे। क्यों आएगा पता है, क्योंकि आप वो रियल लाइफ के उसको साथ क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाता है। बेकार लगेगा आपको पढ़ने में, क्या पता है, लॉ अब भी बेकार लग सकता है क्योंकि अभी आप लिंक नहीं कर पाओगे, लेकिन बाद में जाके वो भी मजा आ सकता है आपको, है ना। चलिए वापस आइए, हम अभी कहाँ थे, कहीं तो थे, कहाँ थे। मैंने आपको बोला था कि देखिए मैं किसी चीजों में 8% ऐड करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, समथिंग अमाउंट, मान लीजिए 8000, 1000, अभी लिखना नहीं कुछ, ये रफ है मेरा। 1000 प्लस किया मैंने 8%, खास करके क्या किया था पता है, 1000 तो मेरे पास है ही, और इस 1000 का 8% और निकाला और उसको ऐड कर दिया, है ना। आपको पता है इसमें 1 है हमारा, 100% था मेरा क्या कहते हैं प्रिंसिपल, और 8% था इसका इंटरेस्ट। तो क्या मैं बोलूं ये जो मेरा वैल्यू आता है 108% ऑफ 1000, क्योंकि 100% प्रिंसिपल। देखो ये वैल्यू है हमारा 100% वैल्यू, और ये वैल्यू है हमारा 8%। टोटल वैल्यू हमारा कितना है 108%। तो क्या मैं बोल सकता हूं 108% ऑफ 1000 इज नथिंग बट 1000 प्लस 8%, सही है। अब आपको बताऊं 108% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1.08। हमेशा याद रखना, परसेंटेज लिखने की आदत बनाएंगे। क्या बनाएंगे पता है, इसको शिफ्ट करना 2 डिजिट पे, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 होता है। तो 0 में आप क्या करना है, 2 डिजिट काउंट कर लो और इधर यहां पे पॉइंट लगा दो और परसेंटेज हटा दो। क्या हो गया बताइए, 1.08 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर 1000 को, तो ये वैल्यू हमारा आ जाता है। मैं कहता हूं 8% किसी चीज में ऐड करना, आप बोलो कि 1.08 से मल्टीप्लाई करना, बात एक ही है। मैं किसी चीज में 8% हटाने की बात करूंगा,
1% हटा, सॉरी 8% हटा दो, तो 8% हटाने का मतलब है 100 में से 8% हटा दो, 100% में से 8% हटा दो, 92%, तो 0.92 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने किसी भी चीज को 8% से रिड्यूस कर दिया। अब ये सब चीज जो है ना, देखो धीरे धीरे हम लोग अब एक ऐसे प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं जिससे ज्यादा फाइनेंस किसी को नहीं आएगा। याद रखिएगा, आपसे ज्यादा फाइनेंस जानने वाला इस अर्थ पे तो कोई नहीं होने वाला है। आप लोग सर क्या बात कर रहे हो, एमबीए वाले, उनको सिर्फ पटाने आता है लोगों को, उनको ये जो बेसिक जो कहते हैं ना, एक नॉलेज नहीं होते। रतन टाटा क्या कहते थे, मार्केटिंग करना है हम किसको रखेंगे, एमबीए वाले को। बिजनेस करना है हमारे को, काम करना है हम किसको रखेंगे, सीए को। वो काम करने के लिए होते, उनको सारा चीज पता है, वो सिर्फ हाव भाव दिखावे में रहते हो ज्यादातर। तो ये चीज याद रखिएगा, आपसे ज्यादा फाइनेंस कोई नहीं जानता है। यानी कि आज के रेट पे ये जो 17 लाख करोड़ जिसकी जो पहले ही दिन आपने देखा था 17 लाख करोड़ किसी की जो वैल्यू थी, किसकी आज मार्केट वैल्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, वो 17 लाख करोड़ का हिसाब कौन रखने वाला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई और नहीं वहां पे। कोई एमबीए वाले उसका हिसाब नहीं रख सकता उसका। एमबीए वाले हाँ सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई हमारे कस्टमर तू बन जा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। हिसाब रखने वाले काम कौन करेगा। इसका मतलब दिमाग में एक चीज रखिएगा, आप उस लेवल के प्रोफेशनल बनने जा रहे हो जिससे ज्यादा किसी को फाइनेंस नहीं आता। और अगर आपको फाइनेंस नहीं आता तो समझ जाओ कंट्री डूबने वाला है, क्योंकि आप ही तो फाइनेंस संभालोगे, और आप ही से फाइनेंस नहीं संभलेगा तो कौन करेगा बताओ। वापस आइए, हम एक ही चीज कह रहे कि ये सब छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये सब जितना ज्यादा आप आदत में डालोगे ना वो आपकी आदत बनेगी। किसी भी चीजों को 8% माइनस करना है, हम 0.92 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आदत बनाएंगे आगे से। किसी को 8% बढ़ाना है, 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 में हम 8% ऐड कर देंगे 1.08। कहीं पे 12% बढ़ाना है किसी वैल्यू को, 1.12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं पे 12% घटाना है किसी चीजों को, 0.88 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। ओके, हम अभी क्या कर रहे थे बताइएगा। यहां पे कहां थे हम लोग, यहां थे। वापस आइए, हम लोग कितने बार 8% ऐड किए थे, 2 बार हमने 8% ऐड किए थे। मैं क्या ये बोल सकता हूं, अगर मैं 8% ऐड कर रहा हूं मतलब मैं 1.08 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 8% ऐड कर रहा हूं मतलब 100% प्रिंसिपल, 8% ऐड कर रहा हूं तो क्या 1.08% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या मैं इसको अगेन मल्टीप्लाई कर सकता हूं 1.08 से, हाँ, या आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, इसको ऐसे भी कह सकते थे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.08 बोल सकते थे, हाँ या ना। या ऐसे कह सकते थे 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1.08 बोलो या 1 प्लस 0.08 बोलो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.08 यही चीज है ना। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब 1 ही है बार बार, आज के 1 रुपये है, 1 रुपये को मल्टीप्लाई करो ना करो बात एक ही बनती है ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.08 का पावर 2 लिख सकते हैं। हमने 1 प्लस 0.08 का पावर 2 लिखा है, मतलब क्या किया है बताए, 2 बार 8% ऐड किया है ना। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, ये वैल्यू हमारा कैलकुलेटर यूज करना बता चुका हूं, स्क्वायर करना है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू 1.08 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना आ गया बताइए 1.1664 है। आपको मैं बता दूं स्टैंडर्ड टेबल देते हैं आपको बुक के अंदर, जब आपको बुक इंस्टीट्यूट जब इश्यू करेंगे तो आप देखना उसमें एक टेबल दिया जाएगा इसका, उसमें 3 डिजिट का स्टैंडर्ड टेबल बनाते हैं। हम लोग भी यूज कर सकते हैं 3 डिजिट या 4 डिजिट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो टेबल जो आपको दिखेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आपकी बुक है, वो आपको बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये आपको कुछ टेबल मिलेंगे, इसमें कुछ लिखा हुआ है, पढ़िएगा आगे आप। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ₹1, देखो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ₹1 पर पीरियड एट I%, क्योंकि पीरियड के रेट को हम I% बोलते हैं। फॉर n पीरियड इसको लिखा जाएगा FVIFIN से। I हमारा रेट जो 8% था, 8% या 0.08, और n पीरियड के लिए लिखा जाएगा द कंपाउंडेड सम ऑफ ₹1। कंपाउंडेड वैल्यू है 1 रुपये का, है ना। तो आप मुझे बताइए अभी हम लोगों ने कितना % यूज किया था, कितना % यूज किया था 8%। ग्रेट, 8% कितने पीरियड के लिए यूज किया था 2 पीरियड के लिए। तो क्या ये वैल्यू हमारा आ जाएगा क्या 1.166। क्या हमने अभी फिलहाल यही कैलकुलेशन किए हैं क्या, तो क्या ये वैल्यू आपको समझ आ गया। क्या मैं बोल सकता हूं आपको टेबल भी समझ आ गया, आ गया।
क्या सिमिलरली कोई मुझे ये बता सकते, मुझे अगर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना हो 12% से 5 पीरियड का, तो कैसे निकाला जाएगा? 12% से कितने बार इंटरेस्ट ऐड करनी है? 5 टाइम्स। आप एक काम कर लो, 1 प्लस 12% 1 टाइम, प्लस 12% 2 टाइम्स, प्लस 12% 3 टाइम्स, प्लस 12% 4 टाइम्स, प्लस 12% 5 टाइम्स। मेरे कैलकुलेटर पे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.762। हमने क्या किया? 1 प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12%, कितने बार हो गए? 4 टाइम्स हो गए, प्लस 12%, कितना बार किया हमने? 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 टाइम्स। हमारा वैल्यू आ रहा है 1.762। क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते थे? ये जो आपने कैलकुलेशन किया है ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो गया, इतना करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें पता है 12 टाइम्स 5 बार ऐड करना है, सॉरी 12% 5 टाइम्स ऐड करना है, तो ठीक है ना, 1.12 से 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 प्लस 0.12 को 5 बार अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया। तो प्लस 12% 5 टाइम्स करूं, या मैं 1.12 से 5 बार पावर 5 कर दूं, दोनों का मतलब एक ही है। ये रहा देखो, 1 प्लस 0.12 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4, नहीं ऐसे नहीं काउंट होते, गलत कर दिया मैंने आपको जो चीज बताया था वो गलतियां मैंने खुद ही कर दिया। क्या करना है याद रखना, 1 प्लस 0.12 इक्वल टू तो कर लिया, मल्टीप्लाई के बाद जो इक्वल टू करेंगे ना, स्क्वायर क्यूब पावर 4 5, ये आ रहा है हमारा, देखिए 1.762। एक काम करते, थोड़ा देर के लिए हम लोग टेबल पे चलते। कितना परसेंट लिया हम लोगों ने? 12%। ये टेबल तो 10% पे ही खत्म हो गया। कहते कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ, फिर 11% से शुरू करते हैं। 12% 5 पीरियड का कितना आ रहा है? 1.762। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जो हमारा आज का वैल्यू है, ध्यान से देखिए, आज का 1 रुपीज 5 ईयर का 5 ईयर एंड का या 5 पीरियड एंड का 1.76 बन जाएगा अगर 12% का इंटरेस्ट दिया जाएगा कंपाउंडेड टर्म में। तो बोल सकते, तो आज के 1 रुपी कितना पे पहुंचे आपका? 1.76 है ना, 1.76। ओके, तो मैं अगर ये बोलूं कि 1.76 आपका ये जो वैल्यू है, ये कहता है कि 1 रुपीज लगा के 76 पैसे आपने कमा लिया, कह सकता हूं। क्या ये टेबल आप लोग आराम से निकाल सकते हो, बना सकते हो? कैसे बनेगा पता, ये देखो, चलो 12% की बात करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है ये वैल्यू 1.12? जल्दी बताइए 1.12 क्या कह रहा है? आज के 1 रुपीज 1 पीरियड के एंड का 1.12 बनेगा अगर इंटरेस्ट आपको 12% मिलता हो तो। ये वैल्यू क्या कहता है? आज के 1 रुपीज 5 पीरियड के एंड में 1.76 बनेगा अगर 12% का इंटरेस्ट मिलेगा तो, है ना। ये वैल्यू क्या कहता है? आज अगर आप 1 रुपीज डिपॉजिट करो 8 पीरियड के बाद 2.47 बन जाएगा अगर 12% का इंटरेस्ट है तो। कितने साल के बाद? 8 साल के बाद। आप लोग देखते होंगे कभी कोई आपके पेरेंट्स को समझाने के लिए आए होंगे कोई इंश्योरेंस वाले, वो आपको बताते हैं देखो जी एक प्लान ले लो, है ना, आप 10 साल तक कितने रुपए देना, देखना 10 साल के बाद ना हम आपको 2 टाइम्स देंगे। और समझ भी जाते हैं अरे 10 साल के बाद हमें कितना दे देगा, 2 गुना। कभी कभी बोलेगा कि अच्छा 20 साल लगा लो 3 टाइम्स दे देंगे। अरे भाई कोई एहसान कर रहे हो क्या 3 टाइम्स या 2 टाइम्स देके? आप मुझे बताओ, मेरे पैसे तो 2 टाइम्स यही हो चुका है 6 साल के बाद ही अगर 12% का इंटरेस्ट मिलेगा तो। आप अगर 10 साल के बाद दे रहे हो ना 2 गुना मेरे पैसे, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट तो 12% से कम ही दे रहे हो, हाँ या ना। अगर कोई कहते 3 साल के बाद 2 गुना देता हूं तो कहते भाग जाए यहां से भाई। 20 साल के बाद कितना दे रहा तू? 2 टाइम्स। जबकि कायदे से 12% के रिटर्न पे मुझे कितना मिल जाना चाहिए था? 6 साल के बाद ही 2 गुना मिल जाना चाहिए था, हाँ या ना। तो ये टेबल आपको समझ आ रहा होगा। अगर 1 रुपी का 2 टाइम्स है तो 100 डालोगे तो 100 का 2 टाइम्स हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 1 लाख दोगे तो 1 लाख का 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल। ये टेबल आप लोगों को देखो कैलकुलेटर से निकलते चला जाएगा। कैसे बताइए? 1 प्लस 0.12 इक्वल टू
1 साल बाद का आ गए, मल्टीप्लाई इक्वल टू, स्क्वायर किया तो 2 पीरियड बाद क्या आ गए, देखिए हमारे कैलकुलेटर पे 1.254 आ रहा है, मैं फिर से इक्वल टू करूं, थर्ड आ गया, फिर इक्वल टू करूं, फोर्थ आ गया, फिर इक्वल टू करो, फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया। ये टेबल आपके कैलकुलेटर पे है, एक इक्वल टू का एक अगला कॉलम है। क्या ये टेबल ना दे एग्जाम में तो क्या हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे? क्या आराम से कर पाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर एग्जाम में जब ये वैल्यू दिया जाता है तो उसी वैल्यू को यूज करना होता है। ये चीज आप लोग याद रख लेना। इंस्टीट्यूट अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको कहता है उसको यूज करो। अब आपको मैं बताता हूं, आपको एग्जाम में क्या किया गया, ये वैल्यू दे दिया गया और दिए हुए वैल्यू को आपने इग्नोर कर दिया। सुन रहे हैं ना? ये वैल्यू को आपने क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, क्योंकि आपको तो कैलकुलेटर यूज करने आता था और आपने फटाफट क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 इक्वल टू, या सीधा मल्टीप्लाई, या 1.12 कर लगते थे, 1.12 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 3 4 5 5 बार कितना आ गए, 1.762 3, क्या आ गए 1.7623, और आपने इस वैल्यू को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। बहुत छोटी सी बात है, 6 महीने का कॉस्ट काफी है। मैं जो कहते रहा हूं ना, मैं बार बार कह रहा हूं ना, हम बड़े चीजों मिस्टेक करते ही नहीं आते एग्जाम में, बड़े गलती करते ही नहीं है। हम तो गलतियां क्या करते हैं, छोटे, जिस पे ध्यान ही नहीं रहता, और जब रिजल्ट, जब सर्टिफाइड कॉपी मंगवाते हैं तो पता है इतनी छोटी सी चीजों में मार्क्स डिडक्ट होते हैं। हाँ जी, आपको अगर एग्जाम में ये वैल्यू दिया था कितना 1.762 और आप एग्जाम में लेके आइए 1.7623, मार्क्स मिलेगा आपको 0, लड्डू मिलेगा। बोलोगे हमने गलती क्या किया है, कहते गलती किया है नहीं, कहता हमें नहीं पता। इंस्टीट्यूट आपको कहते कि देखो मेरी बातों को मानो, मेरे अंडर में रहोगे तो आगे बढ़ो, नहीं तो घूमने जाओ। ईगो और कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट को ईगो नहीं है। वो एग्जामिनर जो शायद जिंदगी से परेशान है, फ्रस्ट्रेट इंसान, दिन रात किस पता नहीं किसका क्या, वो इंसान आपको परेशान करेगा। वो कैसे परेशान करेगा, कहते जो हमने दिया वो क्यों नहीं यूज किया, ये क्यों यूज किया। मैं तो भाई इतना ही तो हमने गलत थोड़ा नहीं यूज किया, कहते उससे मतलब नहीं है, दिए हुए वैल्यू यूज करो, नहीं तो 6 महीने बाद आओ। तो आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसे गलती आपको दिखाऊंगा, कितने सारे हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस आपको ही सुधारना है, किसी और को नहीं सुधार सकते आप। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। क्या ऐसे ही आप लोग एक और कैलकुलेशन कर सकते हो? अब समझ में आ गए तो आगे बढ़ सकते हैं ना। अब ये अभी हम इतने दिनों से क्या पढ़ रहे थे, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी पढ़ ले? क्या पढ़ लेते? आइए दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। कैसे लिखेंगे इसको? ये लिखा जाता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जो भी परसेंटेज होगा n से, अभी तो इतना ही रखते हैं, बाद में देखेंगे। और इसी को बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, PVF, या इसी को बोला जाता है डिस्काउंट फैक्टर। क्यों बोला जाता है डिस्काउंट फैक्टर पता है? क्योंकि एक चीज समझिएगा, प्रोसेस टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू इज नोन एज, पता है क्या बोला जाता है इसको? वो प्रोसेस जिससे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते, कहां से, प्रेजेंट वैल्यू से, उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग। ये प्रोसेस है। और आपको बताऊं, प्रोसेस टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू
इज नोन एज, क्या बोला जाता है बताइए? डिस्काउंटिंग। इसीलिए फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को कंपाउंड फैक्टर बोलते थे और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट फैक्टर। यानी कि सिंपली ऐसे समझ जाओ, आज के प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इंटरेस्ट ऐड करने वाले प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या करते हैं? इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। इंटरेस्ट, मैं शॉर्टकट लिख दिया, चलो ऐसे लिख देता हूं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट एडिशन। इंटरेस्ट को एडिशन करने वाले काम किस में करते हैं? कंपाउंडिंग में। वो मैंने इसलिए लिख दिया ना, ये सब फैक्टर के हम अभी नीचे लिखेंगे। क्या हुआ कि बीच में ये डिस्काउंटिंग आ गया ना, तो मैंने सोचा चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम डिस्काउंट फैक्टर पे आएंगे। और अगर कभी ये काम हम लोग करते हैं, क्या बताइए, यहाँ के एक्स अमाउंट को कहाँ पे लाते हैं हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते। ध्यान से देखिए, एरो को ध्यान रखिएगा, उस अमाउंट को इधर की तरफ ला रहे हैं। ये देखो एरो, इसको क्या बोला जाता है? डिस्काउंटिंग। और डिस्काउंट में क्या करेंगे बताएंगे? इंटरेस्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट को हटाएंगे, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट को हटाएंगे, डिस्काउंटिंग। तो प्रोसेस एक। चलिए कौन सी अभी कर रहे हैं ना? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अब कर रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए तो हमने ये बीच में डाल दिया ना। इसको एक काम करो, इसको बॉक्स में पुट कर लो। बॉक्स में क्यों पुट करें? कि हम टॉपिक से हटके कुछ लिख लिए थे। हमारा टॉपिक कुछ और था, पहले समझ जाओ। हमारा टॉपिक कुछ और था, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा, क्योंकि बीच में डिस्काउंटिंग वर्ड आ गए थे, तो मैंने कोशिश किया कि चलो पहले उसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको बॉक्स में पुट कर दीजिए, ताकि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई थी वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करता, वो सिर्फ कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बॉक्स में डाल देने से वो टॉपिक थोड़ा सा क्या हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। अब कुछ लोग हैंड रिटन नोट्स मैचिंग करा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं एज इट इज मैच होगा, क्योंकि मैं नहीं देख रहा कि मैंने पहले क्या लिखा था। वो पहले किसी बैच में लिखा होगा अलग तरीके से, अभी कुछ अलग तरीके से लिख रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। हाँ, लेकिन जितने चीज अभी बता रहे हैं वो सारा चीज वहां पे कुछ ना कुछ लिखा होगा। बढ़ सकते हैं आगे हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो लिखो ना अब, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स ₹1। ₹1 कब का है ये? कल का। कल के ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर्स ₹1 इज टर्म्ड एज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या फिर डिस्काउंट फैक्टर। क्या बताइए? प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट का वैल्यू बड़ा होता है या छोटा होता है? आज का वैल्यू छोटा होगा, कल का वैल्यू बड़ा होगा। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हमेशा >1 आएगा। ये देखो ऊपर जो निकाले थे, ये वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, देखो देखो क्या लिखा है, फ्यूचर वैल्यू। समझ जाओ, कल बड़ा है अमाउंट के टर्म में, है ना। और प्रेजेंट वैल्यू क्या है बताइए? छोटा है आज के टर्म में, अमाउंट के टर्म में। तो देखो, जब आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हमेशा अमाउंट बड़ा आएगा। जब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू, तो हमेशा अमाउंट क्या आएगा? छोटा, क्योंकि कल के ₹1 है तो आज का क्या होगा? कम होगा। उसमें से इंटरेस्ट हटाना है। इस ₹1 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, इस ₹1 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमें हटाएंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? <1। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा, यानी कि डिस्काउंट फैक्टर हमेशा <1 आता है, <1। और कंपाउंड फैक्टर हमेशा क्या होता है?
ग्रेटर देन 1 जाता है। तो चलिए करते हैं फटाफट। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर at the rate of 8% per period for 2 period is also denoted by, कैसे डिनोट किया जाएगा समझ आ गया होगा आपको, PVIF 8% से 2 पीरियड का, या और कैसे लिखा जाएगा बताइए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 0.08, 2 इस तरीके से लिखा जाएगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट शुड बी, माइनस नहीं होता है, इट शुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हाँ जी बताइए। 1 प्लस 0.08, 1.08 ठीक है, स्क्वायर करेंगे, हाँ रेसिप्रोकल करेंगे। तो क्यों करेंगे, सीधा 1 डिवाइड बाई 1.08 इक्वल टू ना कर ले, ऑटो सेव नहीं हो गया होगा 1.08, डिवाइडेड इक्वल टू करके ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा। चलो आते हैं, वापस आते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। अब हम लोग आते हैं यहां पे, कितने पीरियड की बात हो रही थी, हाँ जी लग रहा है थक गए आप लोग। 1 पीरियड, 0 पीरियड, आज का डेट, 0 पीरियड का मतलब क्या हो गया, आज का डेट। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या कहता है, कल के 1 रुपये का, कल के 1 रुपये का कब का वैल्यू, आज का प्रेजेंट वैल्यू इज पीवी फैक्टर। ध्यान से देखिए, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसी का नाम है, इसी का नाम है। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया होगा बताइएगा, एट द रेट ऑफ 8% पर पीरियड, क्योंकि कंपाउंडिंग जो होते पीरियड वाइज होता है ना। तो आप मुझे बताइए इसी का नाम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 8% से 2 पीरियड का, यही है ना। इधर कहीं से आवाज आया था कि इसमें से 8% 2 बार माइनस कर देंगे। ध्यान से सुनिए क्या मिस्टेक हुई, और करते भी है, ऐसा नहीं कि आप ही लोगों ने किया है, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं मिस्टेक। वो क्या कहते हैं कि देखो सर 8% बढ़ाना था तो हमने प्लस 8% कर दिया, अब हमें पता है इसमें 2 पीरियड का इंटरेस्ट ऐड है, तो हमें क्या करना है, उसको हटाना है, तो 8% 2 बार माइनस कर देते हैं। अब सुनना ध्यान से, क्या 8% का इंटरेस्ट इस पे निकाला जाएगा, इस पे 8% ऐड है, या यहां के जो प्रेजेंट वैल्यू उस पे 8% ऐड है। याद रखना, इंटरेस्ट कभी फ्यूचर वैल्यू पे नहीं निकाला जाता है। आपने जितने रुपये रखा होगा आज उस पे 8% ऐड है। अगर आपने 1%, ध्यान सुनिए, आपने 1 माइनस 8% किया, मतलब क्या समझ रहे हो बताओ, कि आपका जो 8% इस पे निकाला गया है उसी 1 रुपये का, जो कि गलत है। आपका 1 रुपीज किस पे निकाला, सॉरी 8% किस पे निकाला गया है, आज के डिपॉजिट अमाउंट पे, जो कि आपको पता ही नहीं है। समझ में आ गया। तो क्या हम ऐसे बोले, आइए इधर मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। अब आज के 1 रुपये पे हमने कितना परसेंट ऐड किया, 8%, कहां पहुंचा 1.08 पे। तो आप मुझे बताइए इसमें से अगर 8% हटाना है तो किसका 8% हटाना है, इस 1 रुपीज का, जो कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ क्या पता है बताइए, ये। तो क्या मैं इसको ऐसे बोलूं कि दिस इज 108% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारा क्या था बताइए, 108% था, और हमें कहां पहुंचाना है, दिस इज 100% वैल्यू, दिस इज 108% वैल्यू, है ना। 108% वैल्यू को 100% पे पहुंचाना है, क्या करेंगे बताओ। आप ऐसे समझिए, देखो 108% वैल्यू अगर आपका 1.08 है तो 100% वैल्यू जो होता है ना, मैं बता दूं 1.08 डिवाइडेड बाई 108% होता है। बात समझ में आ गई। और 108% कितना होता है, 1.08, यही होगा ना। तो क्या मैं बोलूं कि फ्यूचर वैल्यू को अगर 108% से डिवाइड किया जाए तो हम कहां पहुंचेंगे,
प्रेजेंट में। या ऐसे समझो, हमने क्या किया था, आज के वैल्यू में 1 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई करके हम कहां पहुंचाए थे, फ्यूचर में। तो हम अगर प्रेजेंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में 1 प्लस 0.08 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो गया, एक रूल बन गया, 1.08 से मल्टीप्लाई करूं तो हम कंपाउंड करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे, और 1.08 से डिवाइड करूं तो हम प्रेजेंट में आएंगे, डिस्काउंट करेंगे। माइनस नहीं करना है, हमेशा चलेगा 1.08 ही, या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो कहां जाएंगे, प्रेजेंट में जाएंगे, जो कि छोटा होगा, क्योंकि आपको बड़ा वैल्यू से डिवाइड करते तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, हमारा छोटा बनता है, उसमें से इंटरेस्ट हटाया जाता है। मैं आपको बोलता हूं कि अच्छा जी, मेरा जो है ना 5 साल बाद मुझे 5,000 रुपये मिलने वाला है, और इस 5,000 में मेरा 12% का इंटरेस्ट दिया गया है। इसके अंदर क्या बोला गया बताइए, 5,000 रुपीज कब मिल रहा है आपको, 5 ईयर एंड में। कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 5% नहीं, 12%। तो कितने बार इसमें इंटरेस्ट ऐड किया गया है, 5 बार, क्योंकि कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग में इकट्ठा ऐसा नहीं है कि 12% से 5 बार में 60% का इंटरेस्ट ऐड किया गया, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि 12% का इंटरेस्ट पहले प्रिंसिपल पे ऐड किया गया है, देन प्रिंसिपल पे फिर ऐड करते गए। तो हम लोग अब क्या करें, यहां पे बताइएगा, 5,000 में से पहले, याद रखना ये कंपाउंडिंग होके गया है, तो एक एक साल हटाते हुए आओगे आप। एक बार हटाएंगे 12%, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1.12, एक बार डिवाइड करेंगे। कहां आ गए हम लोग, 4th ईयर एंड में। फिर उसका आप 12%, सॉरी उसके बाद जो पीछे का होगा ना उस पर 12% आने, यानी कि डिवाइडेड बाय 1.12, 2 टाइम्स हो गए। फिर डिवाइडेड बाय 1.12, 3 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 1.12, 4 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 1.12, कितना आ रहा है बताइए, हाँ जी 2837.13। यानी कि ये कहना चाह रहा है, आज अगर आप इतना रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दो, 5 साल बाद अगर 5,000 मिलता है तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, 12% का। तो आप वेरीफाई करना चाहो तो कर लो, इसमें 5 बार आप ऐड कर दो, कितना परसेंट, 12%। देखिए कि आप 5,000 पे पहुंच जाते हो। तो क्या हम लोग अब एक रूल बना ले, क्या रूल बनाएंगे बताइए। डिस्काउंट करना है तो 1 प्लस इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, कंपाउंड करना है तो 1 प्लस इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 साल का कंपाउंडिंग करना है 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 साल का डिस्काउंटिंग करना है 5 बार डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 0.08 से, 1 प्लस 0.12 से, यानी कि 1 प्लस आई से। ये जो परसेंटेज जो बोल रहा हूं वो आई है हमारे लिए, हाँ जी। तो पहुंचे यहां पे, तो देखिए हम लोगों को ये पता है कि प्रेजेंट वैल्यू में हमने कितने बार मल्टीप्लाई किया होगा, देखो 1.08 कितने बार मल्टीप्लाई किया था हमने, 2 टाइम्स। तो हमारा क्या आया है बताइए, ₹1 आया हुआ है। तो क्या मैं ये बोलूं, मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो ₹1 को डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.08 के पावर कितने से, 2 से। और आपको पता है 2 बार अगर सेम चीज से डिवाइड करना है, बार बार हमें डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ इक्वल टू प्रेस करते जाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू हमारा वैल्यू कितना आ गया बताइए, 0.857। आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या बनता है कि आज अगर कोई 85.7 पैसे डिपॉजिट करे और उनको 2 साल के बाद ₹1 मिल जाए, तो वो हमें कोई एहसान नहीं कर रहा है। कौन, सामने वाले पार्टी। भाई जो हमारा हक था 8% का वो तुमने दिया है, कह सकते हैं हम लोग। ओके, तो क्या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका मतलब इट मीन्स क्या बताइएगा, अगर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर किसी को निकालना हो 8% से कितने पीरियड का, 2 पीरियड का, तो क्या बनेगा बताइएगा, ₹1 है ना फ्यूचर का, 1 प्लस 0.08 का पावर 2 इज इक्वल टू 0.857। कैलकुलेटर कैसे यूज किया हम लोगों ने, ऑलरेडी हमें कैलकुलेशन करने आता था। हमने किया 1, फिर किया डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल्स टू, और ये वैल्यू आ जाएगा 0.85।
7। इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? इफ someone deposits rupees 0.857 today, then he oblique C will receive rupees 1 at end of 2 period if interest rate is 8% पर पीरियड। हर एक पीरियड का इतना है, तो ये इसका मतलब बनता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गए। चलते थोड़ा देर के लिए टेबल पे, देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, क्या लिखा गया है। ये आपका देखो क्या लिखा है कुछ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ₹1 पर पीरियड एट i% फॉर n पीरियड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, हम अभी कितने परसेंट का रेट ले रहे थे? 8%। क्या हम बोले ये रहा हमारा 8%? कितने पीरियड का था? 2 पीरियड का। क्या यही हमने भी कैलकुलेट किया था? क्या ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो? कैसे निकालोगे? 5 पीरियड का है तो 5 बार डिवाइड कर देंगे, कितने से? 1.08। ये वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि आज कोई 68 पैसे डिपॉजिट करे, 5 साल के बाद 1 रुपये मिलेगा, तो हमें कितने का रिटर्न मिल रहा है? 8% का, या उस पर इंटरेस्ट जो है 8% का। निकाला कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू करते जाए। देखो एक बार इक्वल टू करोगे ये आएगा, सेकेंड टाइम इक्वल टू करोगे ये आएगा, थर्ड टाइम इक्वल टू करोगे, ये चेन में आपका क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। ठीक है यहां तक? ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइएगा? क्या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एफ वी लिखता हूं मैं, अब आगे से शॉर्टकट करूंगा। क्या आज के अमाउंट में क्या करना है बताइए? इंटरेस्ट ऐड करते जाना है। कितने बार इंटरेस्ट ऐड करोगे? जितने पीरियड का होगा, जितने बार कंपाउंडिंग होगे। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं? अभी तो बोला 1.08 से 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 बार का मतलब पावर 5। बताइएगा, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, इसको भी नाम दिया था एक आपने, अब इसको नाम नहीं दिया था। देखो ध्यान से, 1 + i की पावर n का मतलब क्या था? लो, सारा रामायण पढ़ ली, माता जी सीता माता कहां से थी पता ही नहीं है। कहां से थी? जनकपुर, मेरा होम टाउन। हाँ जी, कभी आना हो घूमने सीता माता का जन्म स्थान तो मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ से 500 मीटर दूरी पे मेरा घर है। कहाँ से? हाँ जी, 500 मीटर तो कितना होगा पता ही होगा आपको, 5 मिनट लगेंगे, तो आप आ सकते हो मेरे घर पे। वापस आ जाए, देखना यहाँ पे लिखा तो था आपने, कहाँ पे? कहाँ गए? कहाँ गया? कहाँ गया? लो, लिखा ही नहीं कहीं हमने। ओ, गड़बड़ कर दी। ये रहा देखो, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 8% से 1 + i की पावर 2। ये देखो, इसी का तो नाम दिया था। थोड़ा सा दिक्कत हो गई, चलो एक काम कर लो, यहाँ जो सिमिलरली लिखा है ना, इस एक लाइन यहाँ पे छोटा सा ऐड कर लो, ज़्यादा नहीं। अगर हम लोग बोले फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितने रेट से?
आई के रेट से अगर एन पीरियड का बोला जाए तो क्या होगा पता है? 1 प्लस आई का पावर एन। इतना तो लिख ही सकते हो, 1 लाइन का गैप तो हो ही जाना चाहिए। यही तो था, और क्या था हमारा? यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने, इसका बोला कि भाई तुम्हारा यही नाम है, अगर तुम कहीं पे भी 1 प्लस आई की पावर एन आओगे मतलब इसका क्या है, तुम फैक्टर हो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सही है कि यहां पे भी ऐसे ही कुछ नाम दे सकते हैं? कहां पे? यहां पे कह सकते हैं क्या था बताइएगा? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर अगर बोलना हो किसी को आई रेट से एन पीरियड का, तो क्या लिखिएगा पता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई का पावर एन। आई क्या है बताइएगा? आई है पीरियड का रेट, एन है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग आप बताएंगे ना आगे, अभी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग हमने बताया ही नहीं आप लोगों को। क्या हम नाम दे सकते हैं इसको? क्या नाम दे बताइए? फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना फ्यूचर में जाना होता है, तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितने रेट से? आई रेट से एन पीरियड का। कुछ लोग का ये मानना होता है सर 1 प्लस आई की पावर एन समझ आ गई तो फैक्टर क्यों समझना है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दिया रहेगा, और मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था दिए हुए वैल्यू को अगर समझ में नहीं आया और अगर इसको इग्नोर करके कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर दिए तो 6 महीने बाद बुलाएगा आपको इंस्टीट्यूट। बात समझ में आ गई? तो बोलोगे बात तो एक ही है ना, मैं 1 प्लस आई की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दूं या फैक्टर ले लूं? कहते मैंने जो लिख के दिया है वही यूज करोगे, अपना दिमाग नहीं चलाओगे। तो मैं कहता हूं बात तो वही है, बात तो वही है, डिजिट में डिफरेंस जाएगी। कैलकुलेटर यूज करोगे 12 डिजिट में वैल्यू यूज कर लोगे, फैक्टर दे रखा होगा 3 डिजिट में, आपको 3 डिजिट ही यूज करना है, इधर उधर नहीं करोगे। आपको मैं दिखाऊंगा आगे 10 पैसे के आंसर में डिफरेंस आ जाता है, दिए हुए वैल्यू इग्नोर करने की वजह से मार्क्स कर देता है 0। बेदर्दी है ना, दर्द है ही नहीं उनके पास बिल्कुल। चलो वापस आइए, ये किसकी बात थी? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की। ठीक है, एक दूसरा क्या आएगा बताइए कॉन्सेप्ट? कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा आई और एन का मतलब अभी लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकाला जाएगा अभी तो हमने पढ़ा है। प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट क्या किया जाता है? हटाया जाता है, ऐड नहीं होता है, हटाया जाता है। आज के वैल्यू में इंटरेस्ट हटाया जाता है। इंटरेस्ट कैसे हटते हैं? फ्यूचर वैल्यू में डिवाइड करते हैं, किससे? 1 प्लस आई के पावर एन से। सिंपल, ये डिवाइड करना प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो गए। अब कहते हैं इंस्टीट्यूट कि देखो इसी का दूसरा नाम भी तो अभी दिया था, कैसे देखो? कल के अमाउंट में डिवाइड करना, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई का पावर एन, है ना? और अभी कहते हैं नाम रखा तो था, राम जब घर पे रामू बना तो रामू पता होना चाहिए ना आपको, वही पर्सन है। तो कहते देखो इसका नाम दिया था ना अभी आपने, इसका नामकरण क्या किया था हमने? ये देखो हमने इसका नाम दिया था प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई के रेट से एन पीरियड का। तो अगर कभी फैक्टर दे दिया जाए क्वेश्चन में तो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। अरे तो कितना सिंपल है। एक चीज़ बताओ, आज के 1 रुपीज़ का 2 रुपये बनेगा फ्यूचर में, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर आज के 1 रुपीज़ का कल के 2 रुपये बनेगा, इसका मतलब फैक्टर 2 है। तो आज के 100 का कल कितना बनेगा? 200। तो आज के 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही एग्जैक्टली किसके लिए होता है? प्रेजेंट वैल्यू के लिए। आई क्या है यहाँ पे बताएंगे कोई मुझे? आई क्या है? अब आते हैं मुद्दे की बात। अभी तक तो हम लोगों ने पीरियड वाइज कैलकुलेशन ही नहीं किए। पीरियड का रेट है, अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होगा तो आई कितने दिन का होगा? हाँ जी, यहाँ आ जाइए। वेर आई जो है पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट
इन डेसिमल, डेसिमल में पीरियोडिक इंटरेस्ट इन डेसिमल। जैसे n जो है आपका नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, या हम लोग इसी को बोल सकते हैं, क्या पता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल। कितने बार अपने कन्वर्ट किया है इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में, वो है हमारे लिए n। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट जो है ये आपका 10% पर एनम है ना, कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना। तो इस केस में आई कितना होगा बताइए, आई जो होगा आपका 0.10 मल्टीप्लाई बाई 3 महीने में कंपाउंडिंग होंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 12, ये है आपका आई। सही बोला है, 3 महीने पे होगी ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया बताइए, 0.025 आएगा ना। 0.025 जो है वो हमारे लिए क्या है, आई है। और n जो होगा ना, n कितना हो जाएगा बताइए, 4 अगर 1 साल के पीरियड है तो n इज इक्वल टू 4 इफ लाइफ इज कितना 1 ईयर। n कितना होगा बताइए, 8 अगर लाइफ कितना है बताइए, लाइफ इज 2 ईयर्स। अच्छा ये हो जाएगा 10 कब, इफ लाइफ इज 2.5 ईयर्स। होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हम ना फैक्टर का नाम रखे हैं बेवफा। किसका, आपको बता दूं, यहां तक क्लियर है। आने वाले टाइम पे इससे ज्यादा कोई परेशान आपको नहीं करने वाला है, क्योंकि ये कौन है, बेवफा। चलो ये तो छोटे बेवफा है, बड़ा बेवफा कौन है पता है, ये देखो, ये आपको ले डूबेगा, जबकि सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ सेम है। होता क्या है, जब यहां पहुंचते हैं ना तो फीलिंग ही नहीं आता है। अभी थोड़ा देर कुछ लोगों को फील हो रहा होगा, जैसे फैक्टर आता है तो फील नहीं आ रहा है, और +12% करते फील आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हम, उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं। जब डिवाइडेड बाय 1.08 से डिवाइड करते हैं तो वहां फील आता है कि हम इंटरेस्ट हटा रहे हैं, दिखता है। और जब फैक्टर आता है ना तो वहां हो क्या रहा है पता ही नहीं चलता है, आंसर जरूर आ जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो फैक्टर्स है ना, ये कहीं ना कहीं लॉजिक को आपको साइड कर देगा, जिसकी वजह से मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये खास करके एन्युटी जो हमारा नेक्स्ट क्लास है। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो अभी आज 3 दिन, आज 3rd थे या 4th थे, आज हम लोग आज 3rd थे ना, ये 3 दिनों की आपको अहमियत पता चलेगा कब, परसों। क्योंकि सही मायने में जो पढ़ाई करेंगे ना हम लोग टाइम वैल्यू, वो आपको कब करेंगे, परसों। ये मेजर है, आपको टाइम वैल्यू में जो सीखना है आपको नेक्स्ट क्लास मिस करोगे तो आगे आप लोग का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, अभी तक नहीं था। क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत परेशान करते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर ये दिया जाता है, और ये दिया जाता है, मिस्टेक की पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। तो देखते हैं कैसे। इसीलिए मैं बार बार क्या कहता हूं, हम फैक्टर को साइड रखेंगे, हमेशा कैलकुलेशन लॉजिक वाइज करेंगे, और तब सोचेंगे कि अच्छा फैक्टर आता तो क्या होता। अरे कोई बात नहीं, यही तो है जो हम कर रहे थे अभी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब कब, परसों। टेक केयर, बाय बाय।